तो वो कांप रहा पूरी तरह से और बस एक बात, मार डालेगी। कच्चा कलवा सब मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एंटिटी होती है, उसको हैंडल करना आसान नहीं। अगर आपकी उस विधि के अंदर एक भी गलती हो गई तो आप ही को मार दे। ऐसे पैर के ऊपर मुंह लगाया, ऐसे खींचा, इधर एक वो पड़ी थी प्याली, उसमें से स्पिट किया, तो उसमें 8-10 ऑल पिन्स गिरी हैं। जैसे एक मेरा स्टूडेंट है, तो बोला सर आप चलो मैं आपको दिखाऊंगा, भूतों को खाना खिलाता हूँ। मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा उसने और ऐसे 2 बार 3 बार ऐसे किया, तो मेरा सिर भारी हो गया पूरी तरह से। मतलब मैंने साइकेट्रिस्ट से बात की हुई है इन चीजों के बारे में, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि देखो कुछ केस होते हैं जिनमें पोजेशन होता है। आ गया तू, दारू दे, चिकन दे मुझे। इतनी मोटी मोटी जंजीर को यूं कहीं तोड़ देते खींच के। तो जब ये आया तब तक इसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो सबसे पहले इसने उस बच्चे को खाया, तो इसलिए कभी भी ये मां नहीं बन पाई। क्या आपने कभी सुना है कि एक साइंस का टीचर भूतों के किस्से सुना रहा है? ये बात आपको सुनने में शायद थोड़ी अजीब लगेगी, पर इन्होंने पढ़ाई के साथ साथ हॉरर स्टोरी सुनाकर लाखों बच्चों का दिल जीता है। जी हां, आज के हमारे गेस्ट हैं प्रिंस सिंह एके प्रिंसर। तो चलिए शुरू करते हैं हॉरर कॉन प्रेजेंट्स आंखों देखी, पावर्ड बाय फ्यूजन फ्लाई एंड माय पहाड़ी दुकान। तो मेरा नाम प्रिंस सिंह है, आप मुझे प्रिंस सर के नाम जानते हैं और मैं यूट्यूब पर हॉरर स्टोरी सुनाता हूं। और 26 अक्टूबर 2024 को एक इवेंट होने वाला है, इंडिया का फर्स्ट हॉरर कॉन होने वाला है। तो आप सभी लोग वहां पर जरूर पहुंचे। वहां पे मीटअप्स होंगे, हॉरर स्टोरीज होंगे और बहुत सारे हॉरर गेम्स और इवेंट्स होंगे जिनको आप लोग एंजॉय करने वाले हो। मैं भी वहीं पे पहुंच रहा हूं, तो हम लोग सब मिलेंगे और बहुत सारी मस्ती करना। सो डू जॉइन अस ऑन 26 अक्टूबर। बहुत अच्छा लग रहा है आज प्रिंस सर आप आए हैं खूनी मंडे पर। थैंक यू वेरी मच। जैसे मैं वही कह रहा था सब अपनी टीम से कि जैसे कोटा फैक्ट्री के जीतू भैया हैं, वैसे कोटा के प्रिंस सर हैं। तो आप केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, केमिस्ट्री के टीचर हैं एंड काफी सालों से पढ़ा रहे हैं हम। बिल्कुल 13 इयर्स। तो अब ये हॉरर स्टोरीज कहाँ से आ गया कि प्रिंस सर कहानियां सुनाते हैं और वो भी भूतिया कहानियां? तो हम जब नया स्टार्ट करे थे तो सिर्फ पढ़ाते नहीं, एक्चुअली हमारे वहाँ पे जो कल्चर है स्टूडेंट्स का, स्टूडेंट्स हमारे फ्रेंड्स होते हैं, तो उनको एंटरटेन करना, उनके साथ मजाक भी करना, पढ़ाना, डिसिप्लिन में भी रखना, सारी चीजें होती है। बच्चों का जो प्यार होता है टीचर्स के लिए, 2000 लाइक उनके लिए वो सेलिब्रिटी की तरह हो जाते हैं। मतलब वो बहुत प्यार देते हैं बच्चे, जब बच्चे आपको पसंद करना शुरू करते हैं। तो उस टाइम पर हमारे यहाँ सिस्टम होता था कि कोई क्लास में गया है तो जब पढ़ा लिया, बहुत 1.5 घंटे की क्लास होती है, उसमें कभी कभी तो 2-3 दिन लगातार क्लास चलती, फिर लगता है बच्चे बोर हो रहे हैं, इनका एंटरटेनमेंट होना चाहिए। तो कुछ लोग जोक सुनाते थे, कुछ लोग गाना सुनाते थे। अब अपनी आवाज ऐसी गाना सुना नहीं सकते। तो एक दिन मैं क्लास में, मैं भी लगा चलो ठीक है, दूसरों की तरह हम लोग भी कुछ करते हैं बच्चों के लिए। जोक रट के गया एक, वो क्रैक किया तो किसी ने हंसा ही नहीं। तो फिर समझ में आया कि यार ये अपने बस की काम है नहीं। तो बचपन में हॉरर स्टोरीज बहुत सुनी हुई है और उसी टाइम पे शायद मेरे एक फ्रेंड थे जो मुझे मिले थे, तो उन्होंने मुझे एक स्टोरी बताई थी। तो वो हॉरर स्टोरी मेरे पास थी, मुझे चलो अपन स्टोरी सुनाएंगे क्लास के अंदर। तो मैंने बच्चों को ऐसे एक छोटी सी हॉरर स्टोरी सुना दी, तो उनको मजा आ गया। फिर वो हर 2-3 क्लास का सर एक स्टोरी। तो इस तरह से 2015 में ये सब शुरू हुआ था, बट मेरे को उतना था नहीं। तो फिर 2015-17 चलता रहा। 19 में फिर टीचर्स डे का ओकेजन था, तो उस टाइम पर हमारी कंपनी थी ईटूज इंडिया, तो उसमें मैंने टीचर्स डे पे 2 स्टोरीज सुनाई बड़ी बच्चों को। अच्छा, वो भी किसी न किसी के एक्सपीरियंसेस थे जो मुझसे मिले, मेरे रिलेटिव्स। जैसे मेरा एक मानना है कि इंडिया में हर इंसान के पास कम से कम 1 से 2 हॉरर स्टोरीज हैं। डेफिनेटली। तो जब वो सुनाई मैंने, और वो सुनाने के बाद उनके शायद 1 महीने 2 महीने में मिलियंस व्यूज चले गए। और तब भी मैंने ध्यान नहीं दिया, मैं अपने टीचिंग उसी में मस्त था, मुझे मेरा वो पैशन है मेरा। फिर उसके बाद मैं कोविड टाइम जब चल रहा था, लॉकडाउन था, तब मैं बैठा हुआ था ऐसे ही। तो मैंने बैठ के रियलाइज किया कि मैंने 2011 से मैंने पढ़ाना शुरू किया। 2011 से 2020 तक करीबन लाखों स्टूडेंट्स को मैंने पढ़ा दिया, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड्स पे। लेकिन आज पढ़ाने के 2 साल 3 साल बाद सब गायब हो जाते हैं, हमारा कोई कनेक्शन ही नहीं है। तो जो एक अलुमिनाई होती है, कभी मिल गए आप तो ठीक है, अदरवाइज नहीं मिलना होता है। तो मुझे लगा मैं अपने बच्चों से वापस कनेक्ट करूं किसी मीडियम से। तो मैं बैठा हुआ था ऐसे ही घर पे, तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था क्या करना है क्या नहीं करना है। तो ऐसे मैं अपनी वाइफ के साथ बैठा हुआ था, मैंने उससे कहा कि यार मैं ना हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा यूट्यूब पे। तो उसने, तुम पागल हो गए, तुम्हारी हॉरर स्टोरी सुनेगा कौन? बोले देख, मेरी ये 2 स्टोरी पे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया, तो मैं तो हॉरर स्टोरी सुनाऊंगा। तो मेरी एक अपनी स्टोरी थी, आप भी थी, जो मोस्ट लव्ड है मेरे चैनल के ऊपर भी, और वो हमारे साथ हुई थी एक्चुअली। तो मैं गया, रूम लॉक किया, तो हम जिस बोर्ड पे पढ़ाते हैं उसी बोर्ड पे मैंने वो स्टोरी सुना दी। और सुना के ना एडिट किया, कुछ नहीं किया, बस पोस्ट कर दिया। आता भी नहीं एडिट करना, इतना पोस्ट कर दी। तो बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो बोला कि एक और सुनाओ।
फिर एक और हमारे कोटा की स्टोरी थी, मेरे भैया ने सुनाई थी, वो सुनाई, तो ऐसे वो शुरू हो गया सीक्वेंस। लोगों को पसंद आने लग गई तो मुझे मजा आने लग गया, चलो। और मेरा पर्पस एक्चुअली 1 साल बाद मुझे पता लगा मेरा पर्पस सॉल्व हो गया। आज मेरे सब्सक्राइबर्स उनमें सबसे ज्यादा मेरे स्टूडेंट्स मुझसे वापस से कनेक्टेड हैं। अरे वाह। तो अब ऐसा होता है कि कहीं भी आप जाओ आपको पुराने आपके स्टूडेंट्स मिल जाते हैं, और इसी के साथ साथ नए लोग बहुत कनेक्ट हो गए मेरे साथ। जैसे हमने कहा आप भी थी, कोई एक कहानी थी आपकी, तो हाँ। क्या हुआ था, क्या हॉरर एक्सपीरियंस आपका खुद का है? जब मैंने अपना करियर शुरू किया था टीचिंग का, तो 2 और दोस्त थे मेरे, एक मैथ्स का टीचर था, एक फिजिक्स का टीचर था, अविनाश और अक्कू उनके नाम थे। तो हमने से एक फ्लैट लिया था, अपन लोग 3 दोस्त मिलकर लेते हैं। तो उस फ्लैट में हम लोग रह रहे थे, 2 महीने हमको हो गए थे। ऐसा हमें कोई ऐसी कोई बड़ी मेजर चीज कभी फील नहीं हुई थी, बट हाँ कभी कोई से हमारा जो फ्लैट था उसकी बालकनी उधर बैक साइड थी, जो लैंडलॉर्ड था उसका घर था वहीं खुलती थी। तो कई हमें में एक बंदा स्मोक करता था, अक्कू। तो रात के टाइम पर 3 बजे के आसपास उनको जो ऑनर थे उनको कोई दिखता था बालकनी में, तो हमको आके बोलते थे कि भाई तुम लोग रात को उस बालकनी में स्मोक मत किया करो। तो बोले हम तो ये बालकनी खुलते ही नहीं है, मतलब हमने कोई बालकनी देखी भी नहीं थी। तो ऐसे 1-2 छोटे-छोटे इंसिडेंट हुए पहले। तो फिर एक दिन हम लोगों ने प्लान, होगा अक्कू कहाँ जाता है, तो कौन सी बालकनी खोलती है? हाँ बट उसमें हम में से किसी ने कभी वो बालकनी खोली नहीं। आप जाके देखो ना, पूरा डस्ट ही डस्ट था वहां पे, मतलब एक बंदे का पैर भी नहीं था वहां पर। उनको कोई दिखता था वहां पर, वो बोलते थे ऐसा, पता नहीं, ठीक है, हमने ध्यान नहीं दिया। बट एक दिन हम लोगों ने प्लान बनाया कि हम कालो मूवी देखेंगे। तो हम लोग ऐसे पूरा लैपटॉप सेट करके, रात का 8:30 बज चुके थे, तो डिनर करके और फिर हम घूम रहे थे ऐसे ही। तो अविनाश जो है कुछ सामान लेने गया था ग्रोसरी का, और मैं और अक्कू हमारी जो फ्लैट्स की पार्किंग होती है वहां घूम रहे थे। तो ऐसे भूत की बातें कर रहे थे, चलता रहता है कि भूत है भूत है। तो हमारा जो चौकीदार है, रामदयाल नाम था उसका, उससे हमने बोला कि रामदयाल तो राजस्थान से है ना? तो बोलता हाँ भैया। तो तुमने भूत देखा है? तो बोलता है नहीं। तो राजस्थान से तूने आज तक भूत ही नहीं देखा? राजस्थान के भूत तो सबसे ज्यादा फेमस है। तो बोलता भैया नहीं देखा तो नहीं देखा, जबरदस्ती देखने जाऊंगा। तो ऐसे हमारी बातचीत चल रही थी, दोनों खड़े हुए हम ऐसे, रामदयाल सामने बैठा, तो पीछे से एक आवाज आती है, तुम लोग को भूत देखना है? हम लोग पीछे घूमते, तो हमारे ऊपर फ्लैट पे एक आंटी रहती थी, 3rd फ्लोर पे, मोटी सी आंटी थी, छोटी हाइट। हमने घूम के देखा उनको, तो हमने बोला नहीं। तो नहीं अगर तुमको भूत देखना है तो मैं बता सकती हूँ भूत का है। तो हमने बोला हमको देखना ही नहीं है। तो बोलते कि नहीं, ये जो फ्लैट दिख रहा है ना, ये कोने वाला, इसमें भूत रहता है। तो सबको मुझे देखता है, मैं आपको देखता हूँ, यार ये तो अपना ही फ्लैट। तो उस दिन उन्होंने हमारे अंदर एक सीड कर दिया कि इस फ्लैट के अंदर भूत है, और वो इतना बोल के चली गई। अब उधर से अविनाश आता है, बोलता चलो मूवी देखेंगे। तो हमने कहा मैं नहीं देखनी मूवी वगैरह। तो बोलता क्यों, क्या हुआ? बोलता नहीं कुछ और देखेंगे, भूत की मूवी नहीं देखेंगे। अब जब से आपको पता नहीं है तब तक तो सब ओके, लेकिन आपको पता लग गया, कोई बोल गया, तो चाहे हो चाहे ना हो, आपके दिमाग में वो चीज आती है। और ओनर अलग बोल चुका था, ओनर अलग बोल चुका था, बालकनी में कोई दिखता है। तो उस दिन के बाद से हम लोग थोड़ा सा कॉन्शियस होने लगे। जो उससे एक पहले एक इवेंट हुआ था हमारे साथ कि हम लोग से दोस्त सब बैठे हुए पार्टी वार्टी कर रहे हैं, हमारे सबके फोन दूसरे रूम में थे, और हमारी एक रिसेप्शनिस्ट थी जिसका नाम था उषा, ऑफिस के अंदर। तो अपने आप उसको दूसरे फोन से, जो फोन दूसरे रूम में रखा हुआ, उससे अपने आप उसका फोन उसको मिल गया था, कॉल लग गया। और जब हम अगले दिन ऑफिस पहुंचे तो उसने हमसे पूछा कि कल आपने रात को मुझे फोन क्यों किया? तो अविनाश बोलता है कि मेरे पास तुम्हारा नंबर नहीं है, मैं कॉल कहाँ से करूंगा? तो बोलते नहीं, आपके फोन से फोन आया और उधर से कोई बूढ़ी औरत आवाज बात कर रही थी। तो हमने बोला हमारे घर में कोई बूढ़ी औरत है ही नहीं। तो बोलती नहीं, आप ये देख लो, 10 सेकंड के आसपास बात हुई है और मेरे को अच्छे से याद है एक बूढ़ी औरत की आवाज थी। पता नहीं यार, क्रॉस कनेक्शन हो गया, उस टाइम पे नेटवर्क्स नए नए रहते तो ऐसे चलता रहा। हम लोग मतलब हमें सच कभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऑनेस्टली बताऊं मैं। लेकिन फिर हमारे साथ एक फ्रेंड आया, उसका नाम था राहुल। तो वो आया, तो उसके साथ एक बड़ा मेजर इंसिडेंट हुआ था, जिसने फिर हमें मजबूर कर दिया कि अब उस फ्लैट को छोड़ना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझे याद है उसका 10th ऑफ जुलाई था, 9 जुलाई की रात थी। तो वो ऑफिस से आया 6 बजे के आसपास, उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। उसका 10th ऑफ जुलाई को बर्थडे आता है, तो हम लोगों ने प्लान किया था कि रात को अपना केक वेक कट करेंगे। तो वो आया, बोलता है बहुत तेज फीवर हो रहा है। तो हमने तू रेस्ट कर ले, फिर अपने को रात को तेरा बर्थडे तो केक वगैरह कट करेंगे, थोड़ा एंजॉय भी करेंगे। तो हम लोग ऐसे बैठे हुए थे, सब लोग काम कर रहे थे अपना। 11:45 हम लोग सब इकट्ठा हुए रूम में, और वो बेड पे लेटा हुआ था, उसकी हिम्मत भी नहीं थी उठने की, शिवर कर रहा था वो फीवर के मारे। तो हमने उसको लेटे लेटे केक वेक कट करवाया। तो 12 बजते केक कटा, 12:02 के आसपास उसको वापस से लेटा दिया, लेट जा। और हम लोग रूम की सफाई कर रहे थे। तो रूम का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा था कि बेड है, बेड के सामने गेट है, और गेट से निकल के हॉल है फ्लैट का, और वहां से आप बाहर जा सकते हो। तो बेड के इस साइड पर मैं साफ सफाई कर रहा था, अक्कू जो मेरा दोस्त है वो झाड़ू लगा रहा था बेड के जस्ट सामने ही, और अविनाश जो था वो पास में किचन में कुछ काम कर रहा था।
तो लेटे लेटे वो राहुल जिसकी तबीयत खराब थी वो एकदम से 90 डिग्री पे यूं उठता है, मतलब जो प्रॉपर आप जो अंडरटेकर को देखते थे ना, बिल्कुल वैसा वो यूं का यूं बिना सपोर्ट के यूं उठता है, यूं उठ के उसे नीचे कर रखा है, फिर एकदम झुककर बोलता है वो आपसे बात करना चाहती है। तो जैसे उंगली उठाता है सामने अक्कू के ऊपर उठाता है। अब हम में सबसे ज्यादा अगर कोई डरता है तो वो अक्कू वैसे देखता है, इधर देखता है कोई नहीं, झाड़ू छोड़ता सीधा फ्लैट से बाहर भाग जाता है। इधर मैं उसको खड़ा होकर देख रहा हूँ तो वो बिल्कुल नहीं बैठा हुआ और बिल्कुल आप बहुत तेज कांप रहे हो, तो वो कांप रहा पूरी तरह से और बस एक बात बोलो, मार डालेगी वो, मार डालेगी वो, मार डालेगी। आंख भी नहीं उठा रहा, गर्दन नीचे रस से कर रहा, मार डालेगी। मैं अविनाश का आवाज लगाता हूँ, भाग के आता है। मैंने बोला ये गया, इसको कुछ हो गया। अब हमें पता था कि उसको नहीं पता था, हम लोगों को पता था कि कुछ ना कुछ किसी ने बोला हुआ है, हमने तो कभी एक्सपीरियंस नहीं किया। हमारे लिए वो पहला मोमेंट था जब हम लोगों ने कुछ एक्सपीरियंस किया। मैंने बोला ये गया, उसको लेके चलो। तो अब डर नहीं लगता वैसे, ऐसे ऑनेस्टली बताऊं तो, क्योंकि ऐसे केसेस पहले हम लोग जहाँ पले बड़े वहां पे देखा हुआ है ऐसे चीजें। हमने किसी के अंदर वो बोलते हैं देवता आ गए, पोजीशंस तो नहीं बोलते, वो बोलते हैं कि देवता आ गए, माता आ गई। तो बचपन से आप इनको देखा हुआ है तो आपको डर नहीं लगता। तो मैंने उसको पकड़ा, मैंने उठाया, इसको चलते हैं। उसको मेरे कंधे पे हाथ रखा, उसको लेकर हम लोग गए फ्लैट से बाहर। तो हमारे फ्लैट के नीचे पार्किंग थी, मेरी कार खड़ी थी वहां पे। तो वो कॉन्स्टेंटली फ्लैट का जो पिलर होता है, जैसे हम पार्किंग पे बस उस पर स्टेयर कर रहा है बिना पलक झपकाए और कहीं नहीं देख रहा। अटर फोकस जो होता है इंसान को, बस यही देखना और कहीं। तो पूरे टाइम्स पे देखा। तो गाड़ी में ड्राइवर सीट पे मैं था, उसको मैंने साइड में बिठाया, बाकी दोनों पीछे बैठे और मैंने उसके कंधे पे ऐसे हाथ रख लिया ताकि वो गिरे विरे नहीं। गाड़ी रिवर्स ली, फ्लैट की पार्किंग से उतारी। तो एक ऐसा कॉर्नर प्लॉट था, वो उस पे नीम का एक पेड़ था। तो गाड़ी उतार के बस जैसे ही मैंने उसकी बाउंड्री को क्रॉस किया, नीम के पेड़ को क्रॉस किया, एकदम से उसकी बॉडी से एक वाइब्रेशन आया। मतलब दैट वो मैंने लाइफ में पहली बार फील किया था। तो वो वाइब्रेशन उसकी बॉडी से ट्रांसफर होके ऐसे मेरे अंदर से निकला पूरा। वो मेरी फीलिंग, मतलब आज भी मुझे एग्जैक्टली सेम वो चल रहा है सब कुछ आंखों के सामने। तो मेरा स्टीयरिंग से हाथ छूट गया, एक्सेलेटर वगैरह सब पे से पैर हट गए और गाड़ी एक साइड भागना शुरू हो गई, 1 सेकंड के लिए सिर्फ। अगले सेकंड वापस से आप अपने स्टेट में आए, गाड़ी को वापस संभाला और मात्र हम शायद 100-200 मीटर आगे निकले। उसने बोला गाड़ी रोको। अभी तो जो कुछ बोल नहीं रहा था, जो सेंसेस में नहीं था, वो बोलता गाड़ी रोको। हमने गाड़ी रोकी, गाड़ी रोक के उतरते बोलता भूख लगी, ऑमलेट खिलाओ। तो उसको हमने देखा, जो इंसान अभी खुद उठ नहीं पा रहा था, वो गाड़ी से निकलता आराम से, चल रहा फिर रहा है। तो बोला ऑमलेट खिलाओ, भूख लगी। बोला ये अभी तो ये नौटंकी कर रहा था, ये सब क्या है? तो बोलता कौन सी नौटंकी? मतलब अभी पिछले 10-15 मिनट में जो भी कुछ हुआ है, तो ये चल रहा था वो मार डालेगी मार डालेगी। बोलता मेरे को तो कुछ भी याद नहीं, मेरे को तो बहुत तेज भूख लग रही है, ऑमलेट खिलाओ। तो उसके बाद हम लोग उसको लेकर के ऑमलेट खिला के लाए, उसको घुमा फिरा के। लेकिन हम दोबारा फ्लैट में नहीं गए रात को। फिर हम लोग, हमारा एक दोस्त था, उसके यहाँ पर रुके। तो उस दिन के बाद जब हम अब जैसे आप पहुंचे अपने दोस्त के यहाँ, तो दोस्त को बताया ये सब हुआ। उसने बोला यार तुम दोबारा मत जाना, हो सकता है वहां कुछ ना कुछ दिक्कत हो, तुम किसी से पूछो। तो हम 1-2 पंडित के पास गए, तो उनसे पूछा। फिर हम मेरे दादाजी के पास ही गए, मेरे दादाजी। तो मेरे दादाजी ने बोल दिया कि वहां कुछ प्रॉब्लम है और वो जो प्रॉब्लम है, तुम लोग फ्लैट खाली कर दो, अच्छी नहीं तुम्हारे लिए, तुम ज्यादा टाइम रहोगे ना तो तुम में से किसी को नुकसान। अच्छा, हमारे फाइनेंशियल लॉसेस बहुत हुए। ओके। मतलब उस टाइम पर हम लोग मिलकर अच्छी खासी मनी अर्न कर रहे थे, लेकिन किसी का पैसा बचता नहीं था, रुकता नहीं था। तो इन चीजों में मैंने भी सुना है ऐसा कि फाइनेंशियल लॉसेस और हेल्थ लॉस बहुत होता है। तो पर अविनाश मानने को तैयार नहीं था कि नहीं मैं इन सब दकियानुसी बातों के ऊपर विश्वास नहीं करता। जब तक अपनी आंख से कुछ नहीं देख लूंगा तब तक मेरा वो है। अब उसके केस में था कि सामने एक और बंदी हुई थी, तो उसके चक्कर में वो थोड़ा छोड़ना नहीं चाहता उस फ्लैट को, कारण तो कुछ और था उसका। फिर हम लोगों ने टाइम गुजारा। अब छोटे छोटे इंसिडेंट हमारे साथ हुआ करते थे, छोटी छोटी चीजें होती थी। रात को आवाज आना एकदम से, मतलब एक बिल्ली का सीन तो बड़ा अजीब सा है। हम लोग सोए हुए थे, पता नहीं आ गई होगी बिल्ली तो कहीं से बज जाती है, बट कभी हमारे फ्लैट में बिल्ली नहीं थी। तो ऐसे रात के टाइम एकदम से बेड के नीचे से बिल्ली निकल कर रात को 2-3 बजे के आसपास भागी। तो वो नहीं था, बट एक रात बहुत बड़ा इंसिडेंट होता वापस से। हम लोग ऐसे सोते थे, मैं और अक्कू बेड पे, अविनाश नीचे अपना वो छोटा बेड चद्दर उधर बिछा के थोड़ा वो उसका था, तो सोया करते थे। तो हम लोग रात को सो रहे थे, रात को अचानक 3 बजे के आसपास एक औरत की आवाज आती है इस तरह से। तो मैं उठा, मैंने देखा, तो मैं और अक्कू दोनों आंख खुल गई हमारी। तो अक्कू खराटे मारता था। तो मैंने अक्कू से बोला तू खराटे क्यों मार रहा है, और अगर तू खराटे मारा है तो औरत की आवाज में क्यों मारा? तो बोलता है मैंने खराटा नहीं मारा। बोला तूने मारा है, मेरी आंख क्यों खुली है? बोलता है मेरी आंख तो मेरी भी खुली है कि आवाज आई है। तो हम दोनों ने देखा, अविनाश सोया, उसको कोई आवाज नहीं। मैंने कहा ठीक है, हो सकता है, मेरे को पक्का था कि इसने खराटा मारा है। लेकिन औरत रोती है ना जब पेन के अंदर, तो ऐसी आवाज थी। हम लोग सो गए। फिर उसके 3-4 दिन बाद वापस से हम दोनों सोए हुए,
एग्जैक्ट सेम, ऑलमोस्ट सेम टाइम 3 बजे के आसपास वापस से वही आवाज आती है सर। हम दोनों उठते हैं और उठ के बोलते नहीं, एक दूसरे को देखते हैं ऐसे, आवाज आई, हाँ। फिर तो देखा अविनाश को, तो उसको कोई आवाज नहीं थी। तो हम डर गए दोनों के दोनों। हम लोगों ने चारों तरफ देखा, मतलब बाहर तो नहीं निकले, पर जो विंडो होती है उन सब पे कुछ भी नहीं है। मतलब पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों आ रही है आवाज। फिर उसके 4-5-6 दिन बाद मतलब ऐसे फ्रीक्वेंसी मैच होती, तो फिर से वापस हम लोग सोए हुए हैं ऑलमोस्ट सेम टाइम पर। फिर से इस बार आवाज की इंटेंसिटी बहुत तेज थी। उस बार जैसे हम दोनों उठे और हमने पीछे देखा तो अविनाश भी उठा हुआ था। इस बार आवाज उसको भी आई थी। तो हम तीनों ने वापस देखा दूसरे को। तब के बाद वही इशारों में बात हुई, किसी ने बोला नहीं, सब समझ गए थे। फिर हम लोग बैठे, फिर हमने वापस बात की। तो अविनाश बोलता है पता नहीं आवाज तो कहाँ से आई, क्योंकि हमारे सामने एक हॉस्पिटल भी था, तो वहां पर डेथ्स वगैरह होती थी। हम लोग ऐसे रिलेट करते थे, मतलब आप होता है जितना हो सकता है आप अवॉइड ही करते हो चीजों को। तो इस तरह से ये चलती रही, पर हमें कभी हार्म नहीं किया किसी ने, हमें कुछ दिखा नहीं, कुछ वो नहीं हुआ। लास्ट एक था कि जब हम लोग, मैं और अक्कू किसी काम से दिल्ली आए थे, तो अविनाश उस फ्लैट में अकेला था। हम उसको बोल के आते कि भाई तू अकेला मत रहना। कि अच्छा, उसमें जब जो राहुल था उसको जब वो जो भी मोमेंट हुआ था, उसने पॉइंट ये किया था कि जो भी कुछ है अविनाश से इंटरेक्ट करना चाहिए, उससे बात करना चाहती है। उसने बोला था ये बात कि वो आपसे बात करना चाहती है, अविनाश की तरफ वो करके। तो हमने ये बताया कि तू ही सबसे ज्यादा सेंसिटिव है, तेरे को ये सब चीजें फील होती है, तू मत रहना फ्लैट में। तो उसने बोला नहीं यार, मतलब मैं इन सब चीजों बिलीव नहीं करता, तुम जाओ आराम से, मैं बढ़िया रहूंगा। तो हम लोग गए दिल्ली। जाके जब हम लोग वापस आए तब जाके उसने हमको बताया कि जिस दिन वो फ्लैट में अकेला था तो पूरी रात सो नहीं पाया। वो अपना काम वाम करके लैपटॉप बंद करके करीबन रात को 10-11 बजे तक वो मूवीज वगैरह देखता था, उसका डेली का। उसने मूवी बंद की, उसके बाद वो अपना सोने की तैयारी शुरू की उसने। तो उस टाइम पर जब वो अकेला बैठा हुआ था रूम के अंदर, एक ही रूम था उसमें हम सब लोग रहते थे, तो उसको बहुत स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस फील होती थी। मतलब अब आप उसको फीलिंग्स में एलाबोरेट नहीं कर सकते, मतलब इस तरह से कि वो कोने में बैठा हुआ है, ऐसा लग रहा है कॉन्स्टेंटली उसको कोई खड़ा होकर देख रहा है गेट के रूम के ऊपर, और वो मतलब नजर भी नहीं मिला पा रहा था, और बस लग रहा है उसको किसी बेड के ऊपर कोई आके बैठ गया है। रूम का बहुत जो प्रेजेंस था कि कोई और भी है इस रूम के अंदर, और उसकी पूरी हिम्मत थी कि पूरी रात उसने जाग के वहां पर गुजारी। उसे कुछ दिखा नहीं, लेकिन वो सेंस था, जैसे आप बैठे हो ना भी कोई रूम में और कोई है, तो वी सेंस के हाँ यार कोई यहाँ पे बैठा हुआ है। तो पूरी रात उसने उस फियर के अंदर गुजारी है। उसके बाद कहीं जाकर वो तैयार हुआ कि हम लोग उस फ्लैट को छोड़ें। तो आपको मतलब वो दीवार के पास ऐसे लैपटॉप, उसने बताया था कि मैं ऐसे बैठा हुआ, ऐसा लग रहा है कि कोई आसपास बार बार चक्कर लगा रहा है, मतलब आप यूं बैठे हुए हो, और उसका एक जो माइंड है वो कह रहा है कि कुछ नहीं है, और एक माइंड कह रहा है कि यहाँ पे कुछ है, और वो चाह के भी बाहर नहीं जा पा रहा था, मतलब जाता भी कहाँ पर वो रात के टाइम पर। तो वो जो उसको उस दिन उसके साथ वो हुआ, उसने उसको हिला के रख दिया। देन आफ्टर ही एग्रीड कि यार चलो यहाँ से मूव करते हैं। फिर हमने वो फ्लैट खाली किया। उसके बाद हम तीनों भी सेपरेट हो गए। उसके बाद हम दोबारा शायद हमारा वापस बहुत कम ही मिलना हुआ। बट ये मतलब मेरे साथ तो ऐसा है कि मुझे ये चीजें नहीं दिखती है, नहीं सेंस होती है, लेकिन वो आवाजें आई हैं, वो आवाजें आई है, वो वाइब्रेशन तो बहुत रियल था। मतलब दैट फेल्ट, वो एनर्जी जो थी ना, आपको एक मैं तार से करंट लगा दूं 1 सेकंड के लिए, वो करंट था। वो करीबन आप ये मान लो 100-200 वोल्ट का करंट होगा वो। दैट वाज द एनर्जी, आपकी पूरी बॉडी के थ्रू निकल के गई है। वो मुझे आज तक याद, वो वैसा मैंने कभी लाइफ में फील नहीं किया। हाँ, ये तो काफी ऐसे किस्सा है। मतलब वो चीज के गाड़ी का बैलेंस खो देना, तो वो अगर आपको वापस नहीं आता, शायद वो पेड़ में इधर साइड में घुस जाती थी कहीं पर, बट वो रियल था। लेकिन आपने कहा कि जैसे अपने फ्लैट के लिए दादाजी से पूछा था, और अपने रिसर्च भी करी कि आपके दादाजी तांत्रिक हैं, तांत्रिक और ज्योतिष हैं। तो दादाजी से कोई ऐसे आपने किससे पूछे, कुछ उन्होंने बताया कि उनके एक्सपीरियंस में कोई ऐसा किस्सा घटा हो जो जिसने आपके मतलब होश उड़ा दिया हो? बिल्कुल बहुत है उनके पास। एक्चुअली पहले तो हम बहुत लाइट लेते थे, हम कभी उनसे इंटरेक्ट नहीं किया, पर जब से मैं इसमें आया हूँ लाइन में, हॉरर वाली में, और फिर उसके बाद मैंने उनके साथ एक पॉडकास्ट किया। तो जब उनसे मैं पॉडकास्ट कर रहा था ना, तो हमारी पूरी फैमिली बैठी हुई थी। मतलब मेरे पापा, मम्मी, मेरे भाई, मेरे चाचा, 2 चाचा है मेरे, उनके बच्चे, पूरे से फैमिली बैठी हुई थी। हम पॉडकास्ट कर रहे थे उनके साथ। उस टाइम पर ही उन्होंने बहुत सारी चीजें बताई, मतलब जो मैं हमारे क्या गैप बहुत है, हमारे जनरेशन गैप से ना, तो हम लोग उसमें वैसे भी ज्यादा उनसे बातचीत होती नहीं। आजकल तो बहुत फैमिलीज ओपन होती है, हम लोग का उतना था, तो मैं डरता भी था उनसे पूछने के लिए। बट अभी जब मैं गया तो मुझे पता लगा कि जब मेरे घर में इतनी नॉलेजेबल पर्सन है, तो क्यों ना उनसे मैं डिस्कस करूं। तो उन्होंने मुझे बहुत सारी चीजें बताई और बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। मैं दोबारा भी चाहता हूं उनसे बात करना, पर अब हो नहीं पाता अभी, तो वापस जाके कभी वापस दोबारा बैठूंगा। तो उन्होंने बेसिकली जब बताया था मुझे कि उन्होंने साधना की हुई प्रॉपर, तो उनके गुरु थे,
उनके थ्रू उन्होंने सीखा। उनके पास 2 विद्याएं हैं, एक तांत्रिक विद्या है और एक ज्योतिष है। ज्योतिष उनको किसी ने गिफ्ट की है। अच्छा। तो जैसे आप ट्रू बाय हार्ट होते हो ना, तो कई बार ऐसे मतलब गुरु और ज्ञानी लोग होते हैं जो ट्रांसफर कर सकते हैं, जैसे वो अपनी ये विद्या किसी को ट्रांसफर नहीं कर सकते। तो उनको एक गार्डन था, उनके अंदर एक साधु बैठे हुए थे, तो वहां से रोज आया जाया करते थे। तो उनके साथ इंसिडेंट होता है कि लोग आते थे, उनसे कुछ पूछते थे और उनके वहां पैसे रख जाते थे। तो अब जैसे होता है ना, किसी की आई होती है पहचानने की, जैसे आज आपको किसी टैलेंट को आप पहचान सकते हो, तो वो जा रहे थे तो उन बाबा जी ने उनको बुलाया कि इधर आ। छोटे थे उस टाइम एज में वो, तो बोले हाँ बाबा जी बोलो। बोले ले पैसे ले जा। तो उस टाइम शायद हो कि 60-70s की बात है, 150-200 रुपए होंगे, बहुत होते थे उस टाइम। बहुत होता है, हाँ। तो बोला नहीं मेरे को नहीं चाहिए पैसे, मेरे है ही नहीं, मैं क्यों दूंगा। तो बोला नहीं ले जा, मेरे किसी काम नहीं आएंगे। तो बोलते हैं आप किसी और को देना, मेरे को जरूरत नहीं है, मेरे को नहीं चाहिए पैसे, आपके पैसे, आपकी मेहनत के पैसे, मैं क्यों लूंगा। तो पता नहीं उनको कुछ दिखा उनके अंदर, क्या ऑनेस्टी दिखी है क्या दिखी। उन्होंने उनको बुलाया, उनके कान में से फूंक मारी और एक रिंग दे दी उनको हाथ में पहनने के लिए, अपनी रिंग उतार के, लो जा। तो वो रिंग लेके उन्होंने देखा, बुद्धि ये पहन लिए। पहनते ही उनका मतलब जैसे आप एक कोई गैजेट पहन लो, और तो मैं दिमाग में एकदम से कुछ चीजें चलने लगी। फिर वो घर पहुंचे, घर पहुंच के मैंने उनसे पूछा था ये बात एक्चुअली, तो उन्होंने मुझे बताया था कि पहले दिन तो थोड़ा हल्का से रहा, फिर दूसरे दिन वो गए तो वहां पे बाबा जी थे ही नहीं, मिलने गए। रोज रहते थे, शायद चले गए होंगे कहीं पे, उनका काम हो गया होगा, निकल गए होंगे, उनको जिनको ट्रांसफर करनी थी कर। उसके बाद ऐसा नहीं था कि कुछ होता था, बट उनको ऐसे फीलिंग्स आने लगी, जैसे आप सामने बैठे हो तो आपका क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, आपका पास्ट में क्या हुआ है। तो वो धीरे धीरे उनको क्लिक करने लगा। तो ना मैं आपको देख के सेंस कर लूं कि यार आपका 5 साल पहले आपने क्या किया होगा, क्या क्या हर्डल्स आए होंगे, आगे क्या कुछ हो सकता है। तो वो प्रेडिक्शंस उनके अपने आप दिमाग में आने लगते। तो सून मतलब 2-3 महीने बाद उनको रियलाइज हुआ कि कुछ हुआ है। फिर उन्होंने पता किया, डिस्कस किया, तो उनको पता लगा कि उन्होंने उनकी विद्या उनको ट्रांसफर कर दी। तो मुझे आज भी आता है, छोटे छोटे थे हम लोग, 5 साल 6 साल के। तो हमारा घर एक सेंचुरी के अंदर था। तो जवाहर सागर सेंचुरी का भी आपने नाम सुना हो, चंबल नदी जस्ट ऊपर क्लिफ पे हमारा घर था। अच्छा। बड़ा सुंदर जगह थी वो। जैसे संडे को हमारे घर के बाहर लाइन लगती थी कार्स की। मैं बात कर रहा हूँ 92-93 की, जब लोग कार्स भी अफोर्ड नहीं कर पाते इतना। जैसे पूरी लाइन लगती थी, हम बच्चे थे, हर कार से कोई ना कोई फ्रूट्स ला रहा है, मिठाई ला रहा है, कोल्ड ड्रिंक ला रहा है, और हमारे सबसे ज्यादा मजे होते थे क्योंकि वो फ्री देखते थे। हाँ, और वो सब क्लाइंट्स आया करते उनके पास, पैसे किसी से लेते थे, और प्रेडिक्शंस उनके बहुत एक्यूरेट होते थे। तो कोटा से लेकर यूएस तक उनके शिष्य हैं जो आज भी आते हैं। मतलब एक तो बहुत बड़े डॉक्टर है वहां पर, वो उनसे मैं अभी रिसेंटली मिला हूँ। तो वो उनका था, आज भी वो किसी चीज के लिए चार्ज नहीं करते हैं, बट अब क्या एज के साथ साथ एनर्जी कम होती जाती है तो वो करते नहीं। गोस्ट वगैरह में उन्होंने कभी ज्यादा कुछ किया नहीं है, लेकिन एक बहुत इंटरेस्टिंग किस्सा है, मैं आपको बताता हूँ। जिन के बारे में आप लोगों ने सुना ही है। जिन जो होते हैं वो अलग अलग तरह के होते हैं, लेकिन उनकी एक एबिलिटी, इनका एक वो होता है कैरेक्टरिस्टिक, कि अगर वो किसी को पसंद कर ले तो वो बस उनको वो चाहिए, उसके लिए वो कुछ भी दे सकते हैं। तो ऐसे ही हमारे कोटा के पास में एक और जगह बूंदी। तो बूंदी का एक गांव था, उनके एक सरपंच थे। उन सरपंच का इकलौता बेटा था एक। अब वो पता नहीं कहाँ गया कहाँ नहीं गया, उसके साथ एक जिन्न आ गया, जैसा वो मुझे बताते हैं। तो गांव में सब बताते, तो जिन्न आ गया उसको। वो लड़का जिन्न को पसंद आ गया एक्चुअली, कहीं ना कहीं कुछ ऐसा इंटरेक्शन हुआ। तो अब वो लड़का बिल्कुल देसी भाषी गांव का, वो इंग्लिश बोलने लगा, फ्लुएंट इंग्लिश बोलता था वो। कई बार इंग्लिश बोलता था, कई बार अरेबियन भाषा की अलग से उर्दू की तरह भाषा होती है वो बोलता था। और जैसे उसके अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब आने लगे, प्रॉपर्टीज दिखने लगी उसके अंदर, तो उनके घर में होने लगी बरकत। पिताजी कुछ नहीं थे, वो सरपंच बन गए, जो काम करते वो काम चलता। तो धीरे धीरे उनको ये रियलाइज लगा फैमिली को कि इस लड़के के अंदर कुछ ना कुछ है। जो ना 2-3 जगह बताया, सब लोगों ने बोला कि इसके पीछे जिन्न है, तो दिखता किसी को कुछ नहीं था। फिर लोग अल्टीमेटली मेरे दादाजी के पास आए, तो उन्होंने बातचीत की, उनको पता लगा कि हाँ इसके अंदर एक जिन्न है। तो उन्होंने उससे बात की, जिन्न से बुला के उसको, उसकी बॉडी के अंदर ही। तो उसने बताया कि देखो ये लड़का मुझे पसंद आ गया है, इसके घर वालों को बोल दो तुमको क्या चाहिए, गाड़ी घोड़ा मकान जो चाहिए सब ले लो, सब लाके दे दूंगा, तुम्हारे कभी किसी चीज की कमी नहीं आएगी, लेकिन बस मैं इसको नहीं छोड़ूंगा, ये मुझे पसंद आ गया है। वो किसी भी फॉर्म पसंद आया, बोला ये इसको छोड़ दे, इसको भूल जाओ बस, तुम ये यहीं रहेगा, कहीं नहीं जाएगा, मैं साथ में रहूंगा, और तुमको दुनिया की जो चीज चाहिए बता देना, सब मिल जाएगा। तो अब इकलौता बेटा उनका, बोले मेरे को कुछ नहीं चाहिए, मेरे को तो अपना बेटा चाहिए।
तो मेरे दादी ने बोला भाई तू छोड़ इसको और जा। तो बोलता है कि देखो मैं चला गया ना तो ये सब खत्म हो जाएगा, यहाँ रोड पे आ जाएंगे लोग। तो सरपंच बोलता है कुछ भी हो जाए मुझे तो अपना बेटा चाहिए, मेरे को नहीं चाहिए दौलत रत कुछ। तो फिर उसने बोला कि मैं तो नहीं जाऊंगा। और मेरे दादी से बोलता है कि आपके जिनसे उन्होंने सीखा है, बोला आपके गुरु और मेरे गुरु दोनों एक दूसरे को ऐसा कुछ कनेक्शन था उनका। तो बोला आप भी चले जाओ, आपकी जगह कोई और होता ना तो मैं कुछ और तरीके से बात करता। तो उन्होंने बोला कि देख भाई बच्चे की जिंदगी का सवाल है, इकलौता बेटा है। उसको बहुत समझाने उसने बोला कि ठीक है मेरी एक शर्त है। बोले एक शर्त है और वो आपको ही करनी पड़ेगी कि एक हनुमान जी का मंदिर है, बोले इस टाइम पर आप हनुमान जी के मंदिर पे ऐसे फूल लेकर जाओगे हाथ में, अगर वो फूल गिर गया तो मैं नहीं जाऊंगा, और अगर आपने फूल मूर्ति पे चढ़ा दिया तो मैं चला जाऊंगा। अब जैसा वो बताते हैं तो वो गए, बहुत ऐसा हुआ कि हवा चली, बहुत ऐसा कोशिश की, वो नहीं पहुंचे वहां पर। अल्टीमेटली वो पहुंच गए, उन्होंने वो फूल रखा और उसके बाद वो उसकी बॉडी से चला गया। लेकिन उसके जाते ही उनके पूरे घर बार बिक गए। वो आज भी है फैमिली, ऐसा नहीं वो नहीं है, वो लड़का भी आज भी है, बट वो कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं कर रहे हैं वो लोग, उनको सड़क पे आ गए थे वो लोग। तो ऐसा एक इंसिडेंट उनके साथ हुआ था जो उन्होंने मुझे बताया था कि ऐसा एक जिन था जो उसके साथ लगा, और जैसे उन्होंने बोला कि जाना है तो गया। पहले तो जान ही नहीं, तो जब गया तो सब कुछ ले गया साथ के अंदर। तो ऐसे भी पेशेंट्स होते हैं। अब उनके किस्से तो बहुत सारे हैं अलग अलग तरीके के, बट यही एक था जो उन्होंने मुझे बताया था। तो ऐसा वो भी उन्होंने कुछ बताया कि जिन उस बेटे को हार्म कर रहा था किसी तरीके से? एक्चुअली इनमें ना कैटेगरीज होती हैं। तो जनरली जैसे मेरे पास जितनी भी स्टोरीज आती हैं उनमें जिन जनरली जो फीमेल्स होती है उनके ऊपर ज्यादा हावी होते हैं क्योंकि अट्रैक्ट होते हैं और वो अलग तरीके पर, कुछ एक अलग कैरेक्टर के होते हैं जिनको मतलब उसका ये होता है कि उसको जो पसंद आ गया वो आ गया। वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकती है, और आसानी से वो उसको छोड़ते नहीं है। तो उनका एक कैरेक्टर होता है, उन्होंने बताया था मुझे। बाकी उनका ये कहना है कि जिन कभी भी खराब होते ही नहीं, क्योंकि अच्छा। वो एनर्जी आप स्केल पे चलोगे ना तो ह्यूमन से बहुत ऊपर होते हैं। अब हो सकता है जो नेगेटिव एंटिटीज होती है जिनके उनको नाम जिन नहीं देकर कुछ और बोलते हैं, बट उनका ये कहना है कि तो मैं गारंटी दे सकता हूँ कि जिन इंसान से बहुत ऊपर है और वो बुरे नहीं होते, वो उनका कहना है। और दादाजी ने ऐसे कुछ ऐसे किस्से कहानियां बताए हो कि आपने सवाल पूछा हो कि जैसे वहां पे राजस्थान में या उधर साइड फेमस है ना कच्चा कलवा, और ये सारी जो अलग अलग लेजेंड्स हैं हमारे इंडियन हॉरर लेजेंड्स, तो ऐसा कुछ पूछा आपने दादाजी से? हाँ मैंने बिल्कुल पूछा है। राजस्थान की 2-3 बहुत अलग अलग तरह के लेजेंड्स हैं, जिसमें एक तो सबसे जो जिसे तो मैंने बचपन से सुना है क्योंकि मेरा खुद का बहुत इंटरेस्ट आता, इसलिए मैंने उनसे पूछा था। कच्चा कलवा बोलते हैं। कच्चा कलवा बेसिकली हम जब छोटे छोटे थे तो हमें डरा देते थे। जैसे हम कहीं जाते थे तो हम बोलते थे वहाँ कच्चा कलवा है। अब जो मेरे दोस्त वगैरह थे वो बोलते थे वहाँ कच्चा कलवा है, मत जाना, वो मार देगा, एक बार चिपक गया तेरे तो बचेगा नहीं। तो मैं बचपन से मेरे को क्यूरियोसिटी कच्चा कलवा क्या होता है, तो मैं दादी जब मिला तो मैंने उनसे पूछा कि कच्चा कलवा क्या है बता। तो उन्होंने मुझे बताया कि एक क्रिया होती है एक, इसमें क्या करते हैं जो लोग बेसिकली जो भी तांत्रिक लोग ब्लैक मैजिक इन सब की प्रैक्टिस करते हैं, इनके भी 2 साइड्स होते हैं जो एक अपने शक्तियां बढ़ाने के लिए इन सब चीजों को यूज करते हैं। तो उन्होंने बताया जब एक छोटे बच्चे की डेथ हो जाती है, वो भी मतलब अगर 6 महीने से एज का कम हो या 1 साल से कम की एज का, तो सबसे बेटर वो रहता है। तो जो उसकी डेथ हो जाती है तो मोस्ट ऑफ द हिंदू धर्म के अंदर भी उनको दफनाते ही हैं। तो जब उसको दफनाते हैं तो अब तो खैर नहीं होता इतना है क्योंकि, पर पहले जब क्या होता था लोग कम होते थे और जैसे सिक्योरिटी नहीं होती थी जो मोक्ष धाम वगैरह होते हैं उनकी, तो वहाँ उनको गार्ड देते थे। तो तांत्रिक ट्रैक करता था कि कहाँ क्या हुआ है, जैसे होता है वो पता लग गया है, वो चुपचाप पीछा करके देखता था कि हाँ यहाँ पे गाड़ा है, फिर सब चले जाते थे। फिर रात को 12 बजे के बाद वो वहां पहुंचता था, उस बच्चे को निकालता था उसकी बॉडी को, और बॉडी को लाके घर पे उसको नहला धुला के कोने में रख देते थे, और कोने में रखकर फिर वो उसके ऊपर तंत्र से प्राण फूंकते थे। तो जो वापस जिंदा करते थे। बिल्कुल, जो उनकी वो होती थी, जो भी विधि होती है वो तो मुझे भी नहीं पता, वो तो उन्होंने मुझे बताई भी नहीं। तो उस विधि के थ्रू बैठकर पूरी साधना करते थे, साधना करके 3 या 4 दिन लगातार उसके वो करते थे, तो बॉडी के अंदर मूवमेंट आना शुरू होता। तो जैसे बॉडी के अंदर मूवमेंट आते हैं दैट मीन्स वो कच्चा कलवा सिद्ध हो चुका है। अब आप उसको जो काम कहोगे वो साइको है, मतलब आप छोटा बच्चा है, आपने छोटे बच्चे को बोल दिया ये करना है, उसको अगर मजा आ गया तो वो करता रहेगा। अब आपको दोबारा उसको इनिशिएट करने की जरूरत नहीं। अब आप उसको रोक भी नहीं सकते, आप रोक के देख लो, एक छोटे बच्चे को जैसे काम करने में मजा आ रहा है, आप उसे रोक के दिखा दो, पूरा घर सिर पे उठा देगा। तो ये सबसे खतरनाक टाइप ऑफ वो रहते हैं ये, कि दिमाग नहीं है, जो बोल दिया
तो उसके लिए तो वही उसका गुरु, फादर, मदर वही है। जैसे उसने बोल दिया वो उसी काम में लगा रहेगा। तो सब मोस्ट डेंजरस टाइप ऑफ एंटिटी होती है, हमारे राजस्थान में ऐसा कहते हैं। एक बार किसी भी चिपक गया ना तो उसका बचना मुश्किल है, मतलब बच ही नहीं सकता है। तो वो इसको काम में लेते हैं, मतलब उनका बहुत पावरफुल वेपन होता है वो। अगर किसी को तंत्र के थ्रू अगर किसी का काम लगाना है तो उसके ऊपर कच्चा गलबा छोड़ देते हैं। तो वो जब तक जो काम का गया वो काम नहीं होगा, वो आएगा ही नहीं वापस, और वो किसी की नहीं सुनता। तो उन्होंने ये भी बताया कि उसको हैंडल करना आसान नहीं है। अगर आपकी उस विधि के अंदर एक भी गलती होगी तो वो आप ही को मार देगा सबसे पहले तो ये रिस्क होता है। उन्होंने ये बताया कि जो बहुत सिद्ध होते हैं वही ये कर पाते हैं, और जब उससे काम निकलवा लेते हैं, उसको तो काम चाहिए, तो बच्चे की एनर्जी है, बच्चे को आप कहाँ रोक सकते हो, थकेगा नहीं जब तक सोएगा नहीं। तो उसको काम देते हैं कि डंडा है, इस डंडे पे चढ़ता रहे उतरता रहे, तो वो करता रहता है, बाकी वो अपना हैंडल करता है। बाप रे। फिर काला जादू ही तो हो गया ये, काला जादू। काले जादू के टैक्टिक्स हैं। तो कोई काले जादू का भी किस्सा आपके साथ हुआ या आपने सुना हो? काले जादू का तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस ही रहा है। तो जैसे आपने जो लेजेंड्स की बात की, उसी में एक और लेजेंड होती है, उसको हमारे राजस्थान में मूठ बोलते हैं। मूठ? हाँ, तो उनका भी मैंने उससे पूछा था। उसमें क्या होता है कि तरीके होते हैं सबके अलग अलग। तो उन्होंने बताया सबसे खतरनाक तरीका जो सबसे पावरफुल होता है उसमें होता है कि एक काला नाग ढूंढा जाता है, उसको मार के उसका फन काट देते हैं, उसके अंदर बॉडी को खाली करके उसके अंदर मिट्टी और काले उड़द के दाने रखे जाते हैं और उसको जमीन में गाड़ देते हैं। तो जो उड़द वो उगती है, उस उड़द के ऊपर रोजाना तंत्र मंत्र कुछ विद्या की जाती है, मतलब मंत्र फूके जाते हैं उसके ऊपर। फिर वो जब वो उड़द तैयार होती है तो उस उड़द को मूठ बोलते हैं, और जिस इंसान के ऊपर उसको यूज करना है उसके ऊपर उसको मतलब डायरेक्ट किया जाता है। बाप रे। तो वो एक क्रिया है, बहुत फेमस है, लोग बोलते हैं। तो वो ऐसा उन्होंने बताया भी था मुझे, तो कि जब वो किसी के पास पहुंचती है तो वैसे उड़ती हुई दिखती है, उसको उड़ती हुई आ रही है, जिसके ऊपर डायरेक्ट, किसी और को नहीं दिखेगी। लास्ट मोमेंट होता है ना, आपके पास आई तो आपको ऐसे आपको आता हुआ दिखेगा कुछ आया मेरे पास, वो ऐसा होता है। और वो हेल्थ इश्यूज क्रिएट करती है, मतलब आपकी बॉडी को धीरे धीरे करके। इसमें भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, किस पर्पस से की गई है, उसको बार बार एनर्जाइज करना उस एनर्जी को, फिर तब जाके किसी को अगर मारना है स्लोली तो धीरे धीरे उसके लिए यूज किया जाता है। मतलब जैसे जहर, सांप का जहर धीरे धीरे बॉडी में फैलता है वैसे ही। अच्छा, मेरे मतलब इसमें मतलब ये तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है कि मेरी वाइफ है, तो ये छोटा था तब बहुत, तो इनकी लड़ाई हो गई थी किसी बात के लिए, होली के आसपास का टाइम सबसे बेस्ट टाइम माना जाता है। होली कुछ एक सर्टन ना अमावस्या जाती है पूरे साल में, वो सबसे स्ट्रांग होती है, और उन टाइम पर कुछ सर्टन पीरियड्स होते हैं इनमें ये चीजें बहुत तेजी से वर्क करती है। तो उस टाइम पर बहुत सारे लोग उसको ट्राई करते हैं। तो उस टाइम पर ये क्या, होली का टाइम था, तो बातचीत हो गई बहन भाइयों में दोनों में, तो ये कुछ चला गया। तो उसके पीछे पीछे गई तो चौराहे पे गई। अब एक बिल्कुल नॉर्मल फिट हेल्दी आदमी, वापस जब आई वहां से वो, तो आने के थोड़ी देर बाद उसके पैरों में दर्द शुरू हुआ, पैरों में बहुत तेज दर्द हुआ। ठीक है, हो जाता है। नेक्स्ट डे से पैरों ने काम करना ही बंद कर दिया, मतलब जैसे आप पैर हिला तो पैर नहीं हिला सकते, बिल्कुल नम हो गए थे पैर, उठ भी नहीं पाते थे, उठते गिर जाती थी पैर से। बोला पता नहीं क्या हो गया, कुछ पैरालिसिस वगैरह हो गया हो। तो डॉक्टर्स के पास गए, सब कुछ टेस्ट वगैरह हुए, हॉस्पिटल में एडमिट रहे, लेकिन सब कुछ नॉर्मल, रिपोर्ट्स एमआरआई सब कुछ नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन पैर ढंग से काम नहीं कर रहे। तो बहुत सारी जगह पहले डॉक्टर्स को दिखाया, फिर डॉक्टर से नहीं हुआ तो अलग अलग जगह पर दिखाते थे। तो अलवर में हमारे उधर है 2-3 लोग ऐसे देखते थे, तो उनको दिखाया, थोड़ा बहुत इंप्रूवमेंट हुआ, बट वापस से थोड़े दिनों में वापस से वो चीज शुरू हो जाती थी। तो वहां पर लोगों ने बोला कि आपके किसी ने कुछ किया है, या फिर किसी ने कहा था कि वो एक वो आ रही थी मूड, उसके रास्ते में आप आ गए तो वो किसी और की जगह आप पे होगी। अब मेरे दादाजी ने तो ये बताया था कि ऐसा नहीं होता, जिसके ऊपर करेगी उसी के पास आएगी, बट कभी कभी ऐसे इंसिडेंट बन जाते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी सेम हो तो मैच होकर उसके ऊपर भी इलाज हो जाती है। तो शायद उनके साथ वो हुआ, उन्होंने जैसा बताया। तो उस टाइम तो मैं सब नहीं मानता था, ऑनेस्टली बताऊं मैं तो, पर डॉक्टर्स को हमने सबने खुद नहीं दिखाया था, तो सब रिपोर्ट नॉर्मल थी, बट उसके बाद भी इम्प्रूवमेंट्स नहीं थे। तो यहाँ पर फिर मेरा एक फ्रेंड है सैंडी, उसने मुझे बताया था कि मेरे भैया शंकर भैया, आई होप आप लोगों ने नाम सुन लिया हो शंकर भैया का। शंकर भैया इसकी उन्होंने ठीक किया था उस चीज को। वो भी तांत्रिक हैं? हाँ, वो भी तांत्रिक, उनका अलग तरह की सिद्धि है उनकी। तो वो आए तो उन्होंने देखा, तो उन्होंने बोला कि मैं पूजा करूंगा तो उससे आराम आ जाएगा, कुछ ना कुछ किया हुआ है इसके ऊपर। तो हम लोग ने से घर में सेटअप किया पूरा। तो सेटअप में क्या था कि 2 ईंट थी,
उसके ऊपर उन्होंने एक फोटो लगाई थी भगवान की, उस पे गेहूं होता है, तो गेहूं को हम राजस्थानी में आंखें बोलते हैं। अच्छा, आँखा, आँख गाँव की लैंग्वेज है, तो वो आंखें बना दी वहां पे, एक दीपक रखा उसमें, उसको जला दिया। और उनके अंदर जो देवता आते हैं वो बेसिकली आई थिंक भैरव बाबा ऐसे कुछ आते हैं जो ड्रिंक भी लेते हैं, तो उनके लिए अलग से हम लोग 2 बॉटल्स लेकर आए थे ड्रिंक की, और ऐसे बैठ गए। ये मतलब तो आपकी अभी शादी नहीं हुई है? हाँ, उस टाइम पे। हाँ, और आप प्यार करते हो हाँ लड़की से, हाँ। और लड़की के पैर नहीं काम कर रहे हैं, और भी हाँ। कुछ हो रहा था? नहीं, बस सिर्फ बस पैर नहीं काम कर रहे हैं, और फैमिली भी वही है पूरी। हाँ, सब वही तो है। फैमिली सोच रही है ये नहीं, लड़का सब क्या? हम पहले सब लोग ट्राई कर चुके हैं ना सब कुछ, हाँ, पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा, तो दिस इज एक और चीज ट्राई कर लेते हैं, ठीक है अगर इससे कुछ हाँ। फर्क पड़ जाए तो पहले, उससे पहले 4-5 जगह पर, सब जगह एक ये मतलब इस पूरे प्रोसेस में 6-7 महीने गुजर चुके थे, बट एट सच कोई बहुत इंप्रूवमेंट नहीं था। 6-7 महीने गुजर चुके थे, उसमें से बीच में पैर काम ही नहीं कर काम ही रहे नहीं करते, बिल्कुल ठंडे हो गए थे पैर, ऐसा था। तो ऐसा नहीं था, बीच बीच में इंप्रूवमेंट हुए, फिर वापस सेम चीज हो गई थी। तो लास्ट जब हम लोग कहीं बैठे हुए थे बातचीत, तो उस दिन वापस से हुआ था कि पैरों ने काम बंद दिया, रोना शुरू कर दिया उसने एकदम से, बहुत तेजी से। तो फिर मैं घर पे छोड़ के आया, फिर मैंने बातचीत की, तब जाके फिर ये हुआ कि चलो मैं भी ट्राई करता हूँ, कोई मिले तो मुझे शंकर भैया मिले, तो हम घर पे आए, पहले बातचीत की, तो सबके सामने बैठ के बातचीत, पर कल के दिन पूजा करेंगे, तो इनमें से किसी को संभालना नहीं आता उनको, तो मुझे पता था, मैंने बचपन से देखा है, तो मैंने चल ठीक है मैं कर लूंगा। तो हम बैठे सामने से, इधर शंकर भैया बैठे, अभी भी आते हैं, कई बार ऐसा होता है, हम लोग संभालते हैं उनको। तो मैं इधर बैठा हुआ था, तो उन्होंने अपना वो जलाया, वैसे थोड़ी देर के लिए वो आंख बंद करते हैं, एक सिगरेट जलाते हैं, सिगरेट पीते जाते हैं, इसको प्रोसेस बोलते हैं, वो जिसको भी बुलाना चाहते हैं, तो एक तरह का इनविटेशन होता है। तो उनकी सिगरेट जैसे खत्म होती है, एकदम से हुप करके से नीचे गए, उनके लंबे लंबे बाल थे, यूं फिर यूं हिलते हिलते वापस यूं खड़े होके सुल्पो मतलब सिगरेट, फिर एक और सिगरेट जला के उनको दी, प्रसाद, वो दारू। तो ऐसे प्याले के अंदर बड़ा बोल था, उसके अंदर 2 पौवे तो आप समझते हो? हाँ, समझते। तो 2 पौवे उसमें डाल दिए, ये पकड़े, एक सिप में पूरा खत्म अंदर पेट के अंदर। और फिर उसके बाद उनका एक चिमटा था, वो खड़े हुए उस चिमटे को ऐसे पीठ पे मारना शुरू किया, और एक टांग से उछलते पूरे घर का चक्कर लगा रहे, वो आगे आगे मैं पीछे पीछे, पूरे घर का वो चक्कर लगा कर आए, एक टांग पे पूरा घूम फिर के आके वो बैठ गए वहां पे। और फिर उसके बाद उन्होंने बैठ के थोड़ा सा शांत हुए, मतलब बॉडी शिवर कर रही थी, फिर उसको बुलाया कि ये पैर दे आगे। अनबिलीवेबल मोमेंट। उससे पहले उन्होंने वो दारू पी है, सिगरेट पी है, बातचीत भी की है, ऐसे पैर के ऊपर मुंह लगाया, ऐसे यूं खींचा, इधर एक वो पड़ी थी प्याली, उसमें से स्पिट किया, तो उसमें 8-10 ऑलपिन्स गिरी हैं। ऑलपिन्स गिरी हैं? वो जो ऑलपिन जो अब टकिन के लिए काम रहते हैं ना, कपड़ों को, किसी भी चीज को। फिर एक और बार सक किया, फिर स्पिट किया, फिर ऑलपिन्स गिरी। 1-2 ऑलपिन गिरे तो आप मान सकते हो कि आदमी ट्रिक कर रहा है कुछ ना कुछ। उसमें करीबन 30-40 ऑलपिन्स भर दी उन्होंने पैर से निकाल के। और ठीक है, आप हो, मैं हूं, पर जिसके साथ हो रहा है, तो शी फेल्ट कि पैर में से कुछ निकल रहा है। और उसी दिन शाम को ही पैरों में उसको धीरे-धीरे इंप्रूवमेंट होना शुरू हुआ। तो ये प्रोसेस हमने 3 से 4 बार किया 2 वीक के अंदर। तो 2 वीक के बाद वो चलना शुरू हो गई, पैरों ने काम करना शुरू कर दिया, और अभी तक इतने साल गुजर चुके हैं। आई थिंक ये बात है 2009 की, दिस इज 2023, 14 साल हो चुके हैं। कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं कभी पैर में। हाँ, मतलब टचवुड, पैर में कोई दिक्कत नहीं है। बस ये था कि उसके बाद हमारी शादी हुई थी, तब कभी-कभी होली के एक होली आई थी, इसमें एकदम से रात को हम लोग बैठे हुए थे, एकदम से बैठे तो रोने लग गई बहुत तेज से, कुछ डर लगा, कुछ ऐसा फील हुआ उसको। उसके बाद फिर उस दिन फिर मैंने थोड़ा बहुत, मैं साथ में था तो मैंने हनुमान जी का वो कुछ किया, और उसके बाद दोबारा कभी आज तक ऐसा कोई इंसिडेंट हुआ नहीं है। बट हाँ, शी इज सेंसिटिव। हम लोग कभी बाहर जाते हैं, हम कुंभलगढ़ गए थे एक बार, तो वहां शी फेल्ट कि हमारा रूम था, उसमें विंडो थी कांच की, उस रूम की विंडो में बहुत से लोग चिपक गए जो अंदर आना चाहते हैं। तो वहां पे उसने मुझे बताया नहीं था, नेक्स्ट डे बताया ये चीज। तो वो तो मेरे सामने का मोमेंट है। हमारा जो हमने एक विला लिया हुआ था, उसमें पूल था, तो हम लोग ऐसे रात को 11-11:30 के आसपास पूल के आसपास बैठे हुए थे, तो हमारे बच्चे अंदर सो रहे थे। तो कहाँ पे गए थे? कुंभलगढ़ उदयपुर के पास में एक जगह है, तो वहां पे एक होटल है, उसमें हम लोग गए थे। तो हम लोग ऐसे बच्चे सो गए थे, तो बैठे हुए थे पूल साइड पे। तो मैंने चलो मैं बच्चों को चेक करके आता हूँ कि उठ, तो छोटी बेटी थी मेरी उस टाइम पे। तो गया अंदर, तो जब अंदर जाके वापस आया ना, तो पूल में से एक बॉल ऐसे घूमती हुई थी, मतलब एक बॉल रखी हुई थी, हवा कुछ भी नहीं चल रही थी,
हवा से बॉल चलती है तो बहुत धीरे चलती है, वो बॉल ऐसे बिल्कुल फिल्मी स्टाइल में से घूमते हुए आगे आ रही थी, और जैसे ही सीन ये था कि बॉल यूं आ रही है, मैं यहाँ गेट पे आया हूँ, मैंने बॉल देखी और पैर रखा, इतना बॉल यूं घूम गई। उसकी तरफ आते थे, बॉल एकदम से डायरेक्शन चेंज कर ली उसने, कोई हवा नहीं है, कुछ नहीं है। तो मैं देखा, ये क्या हुआ? तो बोलती कि हाँ मेरे को अजीब सा लग रहा है, पर अंदर ही चलते हैं। हम अंदर गए, तो अंदर हम जाके बैठे, तो उसने अगले दिन बताया कि मुझे क्या लगता है ग्लास के ऊपर ना बहुत सारे लोग हैं जो रूम के अंदर आना चाहते हैं। तो बोला तेरे को ऐसा क्यों फील हो? पता नहीं लग रहा था। तो हम जिस में रुके थे, उस विला के अंदर, तो उसके सामने एक बरगद का पेड़ था और उसके पीछे एक शमशान घाट था। ये बात मैंने उसको बताई नहीं थी, मैंने आते ही देख लिया था वो। तो उस टाइम तक मैं थोड़ा क्यूरियस भी था इन चीजों के लिए, तो मैंने बोला नहीं था किसी को कुछ भी। हम लोग बढ़िया, कि मेरे को पता था कि कॉन्शियस हो जाएगी, कुछ ना कुछ सोचेगी। फिर मैंने उसको बाद में बताया कि ड्राइव करके जब घर लौट रहे थे, कि मैं तेरे को बताया नहीं, लेकिन वहां पर से एक शमशान घाट था। तो बोले तभी मेरे साथ ये सब हुआ। तो शी सेंसिटिव होता है कई लोगों के साथ। हम एक बार चैल गए थे हिमाचल, वहां पर भी रात को सो रहे थे आराम से, तो वो सो ही नहीं पाए रात को। उसको ऐसा लग रहा है कि 3 लोग ऐसे बनियान के अंदर आ गए, एक बच्चा और 2 बड़े आदमी, और उसके सामने आके खड़े हो गए रूम में। अरे बाप रे। तो मेरी आंख खुली, पता नहीं क्यों एकदम से मेरे को लगा, बैठ मेरी कच्ची नींद है बहुत। तू क्यों जागी हुई है? तो मेरे को डर लग रहा है। मतलब क्यों? बस लग रहा है 3 लोग ना यहाँ पे खड़े हुए। मतलब कौन से 3 लोग? बोले यहाँ बालकनी में। बोले चल। मैं गया उठ के, देख के कुछ भी नहीं देख, तब जाकर थोड़ा रिलैक्स हुआ। तभी पूरी रात सोए नहीं। लेकिन तो कुछ लोग होते हैं सेंसिटिव, अब किस सेंस में होते हैं किस में नहीं होते हैं वो एक अलग है। मतलब इनमें, मतलब मैं ऐसे लोगों से मिला हूँ बहुत रिसेंटली, मतलब अलग अलग लेवल्स होते हैं। मैं खुद शॉक्ड होता हूँ। जैसे एक मेरा स्टूडेंट है, लास्ट ईयर मिला था मुझसे, वो साधक है। तो वो मुझसे बताता है कि सर, कि उसको पता था कि मैं हॉरर में स्टोरी सुनाता हूँ। मुझसे एक दिन आता है, बोलता है कि सर आपको भूत देखने का? नहीं देखने भाई मुझे ऐसा कोई शौक नहीं है। तो नहीं सर, आपको अगर देखना है तो मैं दिखा सकता हूँ। बोले तू रहने दे, क्योंकि मेरी फैमिली है, मैं कभी ऐसी जगह पर नहीं जाता हूँ। क्योंकि मेरा एक मानना है, पता मुझे नहीं पता कुछ होता है नहीं होता है, बट मेरे हिसाब से एनर्जीज होती है, बिल्कुल होती है, पॉजिटिव और नेगेटिव होती है। सेम, मैं भी यही मानता हूँ और यही हर जगह यही कहता हूँ। बिल्कुल। और एनर्जीज एक्चुअली आपके माइंड से कनेक्ट करके उसको कंट्रोल करती है। और एक बार आपका माइंड नेगेटिव साइड चला गया ना, तो फिर आपकी लाइफ भी नेगेटिव साइड चली जाती है, फिर आप पॉजिटिव सोच ही नहीं सकते हो। तो मैं कई बार ऐसी जगह पर गया हूँ जहाँ पे बहुत डेंस नेगेटिविटी फील होती है। ऑल्दो आपका ऑरा ठीक ठाक है, आप कुछ भी हो, बट आप बहुत ज्यादा घुसोगे ना तो ये होता है, दिस हैपेंस। तो मेरा ही नहीं कि कोई आएगा भूत और आपका गला काट के भाग जाएगा, ऐसा कभी नहीं हो सकता। बट समटाइम्स क्या होता है कि आपकी कनेक्टिविटी अगर किसी नेगेटिव चीज से कनेक्ट हो गया, तो फिर आपका दिमाग में पूरी नेगेटिविटी छा जाती है। एक्चुअली वही होता है, लोगों के साथ भी होता है। फिर वो धीरे धीरे क्या होता है, वो मैनिफेस्टेशन होना शुरू हो जाता है। तो वो सब साइकोलॉजिकल गेम होता है। क्योंकि अगर जैसे आप देखोगे अभी न्यूरालिंक है, न्यूरल चिप्स डेवलप हो रही है, तो वो क्या करेंगी, वो आपके न्यूरॉन, जो आपके न्यूरॉन्स हैं और जो आपके सर्किट्स हैं, कंट्रोल करना शुरू करेंगे। तो एक बार आपके दिमाग को मैंने कंट्रोल कर लिया तो मैं आपको कुछ भी दिखा सकता हूँ। आपके रूम नहीं दिखेगा, जो मैं दिखाना चाह रहा हूँ सिर्फ वही दिखेगा। सो दैट हैपेंस। हो सकता है ऐसी कुछ एनर्जीज हो जो आपके दिमाग कंट्रोल करके, फिर जो हेलुसिनेशंस इनको बोलते हैं, तो हेलुसिनेशंस क्या है कि यहाँ जो है वो आपको दिख नहीं रहा और कुछ और ही आपको दिख रहा है, उसी को हेलुसिनेशन बोलते हैं। बिल्कुल, दैट इज यू हैव बीन कंट्रोल्ड। तो मेरा ही मानना है कि एनर्जीज तो होती हैं, इसलिए मैं कभी नहीं जाता ऐसी जगहों के ऊपर। तो उन्होंने बोला भाई मुझे कुछ नहीं देखना, मैं मस्त हूँ अपना, मैं कहानी सुना के ठीक हूँ। तो बोला सर आप चलो, मैं आपको दिखाऊंगा, मैं भूतों को खाना खिलाता हूँ। मैंने कहा पागल हो गया, भूत कैसे खाना खाएंगे? तो सर मैं बोल रहा हूँ ना, आप मेरे साथ चलो कल रात को 12 बजे, यहाँ पे बहुत घूम रहे प्रताड़ित आत्माएं। बोला भाई, मुझसे बोलता सर आप बोलो, अभी ये गेट हिला दूंगा आपके सामने। तो जाए यार तो उठ के। मैंने कहा मेरे को नहीं देखना है। अब वो कहता था, मैंने कभी ट्राई नहीं किया, बट उसने एक चीज की, मेरे सिर पे ऐसे हाथ रखा उसने, और ऐसे 2 बार 3 बार ऐसे किया, तो मेरा सिर भारी हो गया बुरी तरह से। मतलब अभी मैं बिल्कुल नॉर्मल हूँ, आपसे बात कर रहा हूँ। उसने एक बार ऐसे हाथ रखा और 3 बार बस ऐसे किया, कुछ बोलते बोलते, तो पूरा सिर ऐसा भारी हो गया, पत्थर रख दिया उसने सिर पे। आपने कहा नहीं कि जा ऐसे ही है, आई हो मत तू। मैंने उसको बोला, मतलब भाई, उसने बताया सर चलो आपको एक, पर आपको लग रहा होगा मैं झूठ बोल रहा हूँ, मैं आपको डेमो देता हूँ छोटा सा। तो उसने करके दिखाया, मतलब वाकई मेरा सिर भारी हो गया। कुछ लोगों का सेंस भी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है कि चीजें दिखने भी लग जाती हैं। आपने शायद, आपके पास कभी ऐसे एक्सपीरियंसेस आए हो? मतलब मेरे को तो लिटरली एक बंदा था, उसने बताया था कि वो परेशान है। अब तो खैर वो बहुत यूज्ड टू हो चुका है। एक एज के बाद पता नहीं उसको क्या हुआ, उसको लोग दिखना लग गए, एंटिटीज, नॉर्मल नहीं। आप हो यहाँ, अगर यहाँ कुछ है तो उसको दिख रहा है। तो शुरू में तो बहुत डर लगता था उसको, बट वो यूज्ड टू हो चुका है, दिखना ही मेरे को ये पावर है, साइकिक पावर्स इनको बोलते हैं। अब साइंस में उसको साइकिक पावर्स बोलते ही हैं, होता ही है। तो
कहाँ क्या क्या चैलेंज हो रहा है, मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, बट मैं बता रहा हूँ कि लोगों को ऐसी ऐसी पावर्स है कि वो चलते फिरते चीजों को देख सकते हैं। आप बिलीव करो, मतलब डेड पीपल, वही वो है ना, उसकी फेमस मूवी है सिक्स्थ सेंस, उसकी हाँ लाइन है आई सी डेड पीपल। हाँ छोटा बच्चा देख सकता है, देख सकता है। छोटे बच्चों की तो एक अलग एनर्जी होती है, तो होता है लोगों के साथ। अब मैं क्या बोलूं, मतलब मुझसे कई बार लोग सवाल बोलते हैं कि यार तुम साइंस के टीचरों के अंधविश्वास फैला रहे हो, ये वो है। मेरा कहना होता है ठीक है, जो जिसको जैसा लगता है, मेरी अपनी सोच है। बट जैसे आप साइंस के केमिस्ट्री के टीचर हो, आप भूतों की बातें करते हो, तो कुछ आपको साइंस और पैरानॉर्मल में लगता है कि हाँ कुछ कॉमन है या कुछ बहुत कनेक्ट हो रहा है? एक्चुअली साइंस क्यों भूतों के ऊपर रिसर्च करेगा? व्हाट इज द मॉनिटरी बेनिफिट? क्या फायदा पड़ेगा? बट अगर आज आप लेट्स गो इनटू 60s और 40s और 1930s में चले जाते हैं, चलो आप किसी को ही बोलो कि आप बिना मतलब यहाँ आप इंडिया से यूएस में किसी से वीडियो कॉल पे बात कर सकते हो, दैट इज अ मैजिक, एक जादू है। मैं आपके फोन से अपने फोन में डेटा ट्रांसफर कर लूं बिना टच किए, बिना वायर के, वो जादू है। तो मैजिक है, मैजिक हो रहा है। और कहीं ना कहीं एक्चुअली क्या है, यूनिवर्स में जो कॉस्मिक एनर्जीज को आप कैसे चैनलाइज करते हो, दैट इज द पार्ट। निकोलस टेस्ला है जिनका एक एक्सपेरिमेंट था कि हमारा जो एनवायरनमेंट, उसमें इतनी एनर्जी, इतनी बिजली है कि आपको कभी किसी डिवाइस की जरूरत नहीं पड़ेगी, मतलब बिजली जनरेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी अगर आप उसको चैनलाइज करना सीख जाओ तो। इतनी इलेक्ट्रिसिटी है हमारे एनवायरनमेंट में, यूनिवर्स में, कि अगर आप, उन्होंने ट्राई भी किया था, मैंने तो थोड़े दिनों पहले पढ़ा था कि कार बनाई थी जो बिना फ्यूल के चलती थी, उसमें एक एंटीना, उसमें प्रोटोटाइप बनाया था एक कार का, उसमें उसने कुछ लगाया था सिस्टम, तो एनवायरनमेंट से बिजली लेता था और कार को रन करता था। मतलब ऐसी भी चीजें हैं। तो वो है कि कौन किस एनर्जी को कैसे चैनलाइज कर सकता है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। हम भी तो एनर्जी हैं, हमारी वेसल है, हम एनर्जी हैं। आप सोचो ना, जब डेथ होती है उसके बाद सब कुछ गायब है, अभी सब कुछ रन हो रहा है। तो एनर्जीज तो होती हैं, तो सबने प्रूव भी किया हुआ है साइंस ने। तो मैं भी एनर्जी में तो बिलीव करता हूँ। तो पॉजिटिव एनर्जी तो नेगेटिव एनर्जी भी है। भगवान भी तो एनर्जी है, जिनसे आपकी पॉजिटिव एनर्जी का सोर्स है। जब आप सबसे ज्यादा घबराते हो, सबसे पहले भगवान को याद करो, तो आपका कॉन्फिडेंस है। भगवान को किसने देखा है? लेकिन दैट इज योर बिलीफ सिस्टम, दैट इज हाउ इट वर्क्स। अगर आपको ये बिलीफ है कि आप जब भी फंसोगे तो भगवान आपको बाहर निकालेंगे, ही विल गिव यू डायरेक्शन, तो आप किसी को प्रूव थोड़ी कर सकते हो ये चीज। जब भी मुझसे कोई पूछता है कि भूत होते हैं या नहीं होते, मैं यही कहता हूँ कि आप जैसे हिंदू धर्म में आप मानते हो कि डेथ के बाद आत्मा रहती है घर में और प्रेजेंस रहता है उसका, तो मतलब आप मान रहे हो ना आत्मा के कॉन्सेप्ट में? वो तो है ही ना। मतलब आप फिर क्यों कर रहे हो पूरा प्रोसेस, जो 13 दिन का प्रोसेस है? और मतलब मैं सिर्फ हिंदू की बात नहीं करूंगा, हर धर्म में ऑलमोस्ट सारे प्रोसेस सेम, बस तरीका अलग अलग है सबका। जहां भी रिचुअल्स पूरे नहीं होते हैं वहां पर दिक्कतें आती हैं। और इनफैक्ट चलो ठीक है, जिन लोगों के साथ हो रहा है, अच्छा मैं आपसे बात करता हूँ, आप आज बैठे हो, अभी आप बैठे बैठे उर्दू बोलने लगते हो, अरबी बोलने लगते हो। मतलब मैंने साइकेट्रिस्ट से बात की हुई है इन चीजों के बारे में, तो उन्होंने भी एक्सेप्ट किया था कि देखो कुछ केस होते हैं जिनमें पोजेशन होता है। और एक केस तो साइंटिफिकली प्रूव्ड है, मतलब आई थिंक 1980s की बात है, ये यूपी का ही केस है। एक लेडी थी, तो उसके अंदर कोई दूसरी लेडी की आत्मा आ गई थी। तो मेरा पूरा रिसर्च तो हुआ नहीं, इस पर याद नहीं हुआ ढंग से। उसमें बाहर के यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट आए, तो उन्होंने पूरा प्रॉपर रिसर्च करके डॉक्यूमेंट बनाया था कि दिस इज द एक्सट्रीम केस ऑफ पैरानॉर्मल, कैसा हुआ है। मतलब जो उसकी हिस्ट्री रही, उस दोनों बॉडीज कभी इंटरेक्ट नहीं करी, लेकिन एक लड़की थी, दूसरी लड़की की डेथ 3 महीने पहले हुई थी। तो इस लड़की में पोजीशन आया और विद इन 2-3 वीक्स इसकी डेथ हो गई। डेथ हो गई, इसके क्रियाक्रम की तैयारी कर रहे हैं, फिर क्रियाक्रम के टाइम पे उठ गई, जिंदा हो गई वापस से। और अब जब वो जिंदा हुई है तो वो नहीं है जो मरी थी, अब वो दूसरी एंटिटी है। वो अपनी पूरी फैमिली का बैकग्राउंड बताइए कि मेरा बाप ये है, मेरा हस्बैंड ये है, मेरे हस्बैंड से मेरी लड़ाई थी, उन्होंने मेरे को मार दिया है। फिर उस टाइम पे कम्युनिकेशन होते नहीं थे, सिर्फ न्यूज़पेपर हुआ करते थे। तो एक गांव से करीबन उनका गांव 30-40 किलोमीटर दूर था, 2 अलग अलग गांव थे। तो कहीं कहीं से पता लगा। फिर उसके जो लड़की डेथ हो गई थी, पहले उसके फादर आए इससे मिलने के लिए, तो मिलते उसे चिपक के अपने असली बाप से मिल रही हो। फिर उसने सारी हिस्ट्री बताई पूरे घर की, तब जाके वो वैलिडेट हुआ कि नहीं, क्योंकि और कोई सोर्स नहीं था कनेक्शन का। आज तो हम बोलते हैं सोशल मीडिया से मिल जाएगी इन्फॉर्मेशन, उस टाइम पर ऐसा कुछ नहीं होता। तो वैसे भी केसेस आप कैसे एक्सप्लेन करोगे? तो सबका अपना अपना, मैं किसी कहता नहीं हूँ कि, मैं तो यही बोलता हूँ कि कुछ नहीं होता, सब दिमाग का खेल है। 99% टाइम दिमाग का खेल है। लेकिन
कई लोग बोलते सर मेरे को देखना है, मतलब भाई क्यों देखना है, मस्त वही रहो। जो आप बता रहे हो, जो हाँ। स्टूडेंट था जिसने ऐसे 3 बार किया सर पे, तो सर एकदम भारी हो गया। और ये आप जो देख रहे हो कि तांत्रिक पैर से सुइयां निकाल रहे हैं हाँ। इतनी सारी, मतलब कमाल है। अब जैसे क्या होता है ना, आप किसी हॉन्टेड, जैसे मैंने आपको बता दिया, ये ना बहुत एक्सट्रीम हॉन्टेड जगह है और यहाँ पर कोई नहीं रुक सकता, तो आप वहां जाओगे तो आपको कुछ ना कुछ दिखना सर्टन है, क्योंकि आपका दिमाग खेलने वाला है वहां से। आप उस जगह, आप आज रात को 3 बजे एक डार्क डेंस जगह पर चले जाओ खंडर में, आप कुछ ना कुछ देख कर आओगे, क्योंकि आपने बचपन से लेकर मेमोरीज में इतनी चीजें फीड कर दी है, मूवीज वगैरह, तो वो क्रिएट अपने आप हो जाता है। अपने आप हो जाती है। तो दैट इज, वो नहीं है, वो कुछ नहीं है, वो 99% आपका दिमाग ही खेल रहा है। लेकिन कुछ केसेस में 1% लोगों के साथ ऐसे इंटरेक्शंस हो जाते हैं और वो रियल होते हैं। तो दैट इज, कई बार कई लोगों के साथ होता है, ऐसा नहीं कि अपने ही साथ हो रहा है। आप सोचो ना, अगर सिर्फ इंडिया में ये सब होता तो बाहर तो कहीं घोस्ट की एग्जिस्टेंस ही नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। तो पूरे वर्ल्ड में ऐसी कोई कंट्री नहीं है, ऐसी कोई सिटी नहीं है और ऐसा कोई धर्म नहीं है जो इन चीजों के बारे में बात नहीं करता। बिल्कुल, सबके अपने अपने रिचुअल्स हैं, सबके प्रैक्टिसेस हैं, सबके लेजेंड्स हैं, सबके लेजेंड्स के नाम हैं और सबके कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट सिमिलर हैं। जैसे आप ये ग्रीक माइथोलॉजी में चले जाओ, नॉर्स में चले जाओ, सबका सेम सिस्टम है, बस वो अलग अलग है चीजें। तो ठीक है, इट्स अबाउट भी कि अब कौन क्या रिसर्च करना चाहे किसके ऊपर, एलियंस होते हैं नहीं होते हैं, वो भी डिबेट है। बट जैसे लेजेंड्स की बात करी हमने, और कोई कोटा का लेजेंड, जैसे जिंद बाबा बड़े फेमस है वहां पे। हाँ, जिंद बाबा एक्चुअली कुछ एक सर्टेन एरियाज में फेमस है। एक्चुअली मैं भी नहीं जानता था उनको, तो एक सर हैं हमारे, नमन सर, उनके साथ मैंने एक पॉडकास्ट किया तो उन्होंने मुझे बताया जिंद बाबा के बारे में। जैसे फिर उसके बाद हमारे वहाँ एक मंदिर भी है उनका, मैंने भी देखा उस मंदिर को। तो वो बोलते हैं कि उनका एक उनसे डील होती है, मतलब बिजनेस डील होती है ना, ऐसे कि कुछ लोग उनकी पूजा करते हैं जाके, ऐसे एक रात के टाइम पर जाकर दीपक जलाते हैं और फिर वो जिंद बाबा जब आते हैं तो उनसे डील होती है कि यार मेरे को ये चाहिए, आप मेरे को ये दे दो। तो उनकी एक ही वो होती है कि आप ये डील कर लो, मैं आपसे कुछ नहीं लूंगा, लेकिन ये किसी को बताना नहीं। अगर किसी को बता दिया तो फिर दिक्कत है। तो उन्होंने मुझे बताई थी कि एक बंदे, उनके कुछ रिलेटिव थे, तो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा नहीं कर रहे थे लाइफ के अंदर, तो उनको कहीं से जिंद बाबा के बारे में पता चला। तो उन्होंने बहुत सच्चे मन से रोज रात को, आई थिंक शनिवार को या फ्राइडे को रात को 12 बजे के बाद, 12 बजे के आसपास जाकर उनका एक दीपक जलाना होता था, तो वो जलाते थे और कुछ बोलते थे। तो 1-2 महीने उन्होंने प्रोसेस को पूरे अच्छे मन से किया, तो उनको उनके दर्शन हुए जिंद बाबा के, और उन्होंने उनसे डील पूछा कि भाई मेरे को ना ऐसे दिक्कत आ रही है। तो उन्होंने बोला कि ठीक है, तू क्या चाहता है? बोला मैं तो अपनी लाइफ में प्रॉस्पेरिटी चाहता हूँ। बोला ठीक है, तेरे को मिल जाएगी, पर ये बात किसी को मत बताना, मतलब किसी डिस्कस नहीं करना। तो उसके अगले दिन से उन्होंने जो काम करे वो काम करना शुरू, अच्छा हो जाए धीरे धीरे, मतलब कुछ ही 4-6 महीनों में बढ़िया उनका, जहाँ 0 लेवल पे थे वो अच्छे खासे लेवल पर आ गए। तो अब सबको पता लगेगा क्या हुआ क्या नहीं हुआ। तो उनकी वाइफ भी थोड़े चिंतित की, पर ठीक है, उनका चलता था। फिर इनको अब क्या होता है, आदमी के अंदर भी होता है, कई बार 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 कोई पूछता है। उनकी वाइफ ने 1-2 बार पूछा तो उन्होंने बताया नहीं, पर पता नहीं ऐसा कुछ इंसिडेंट हो, अपनी वाइफ को, हाँ ये हुआ था कि वो रात को उठ के जाते थे, हो गया, लेकिन ऐसे नहीं आप पूजा छोड़ दोगे, आपका विश्वास तो और बढ़ जाता है ना। तो हर रोज रात को सैटरडे को उठ के जाया करते थे, सब सो जाते थे उसके बाद में। तो उनकी वाइफ ने 2-3 बार उनको देखा था, तो बोलते तुम रात को कहाँ जाते हो? तो बोलते मैं बता नहीं सकता तेरे को कहाँ जाता हूँ। तो बोले नहीं, अब वाइफ का दिमाग तो है, तो चक्कर इसका तो कोई ना कोई रात को उठ के जाता है तो कहीं और। तो उसने बोला मैं कहीं नहीं जाता भाई, मैं पूजा करता हूँ, पूजा करना। तो मतलब क्यों, रात के टाइम पे कौन सी पूजा होती है? अब जब वाइफ नहीं मान रही तो आप क्या करोगे? तो उन्होंने अल्टीमेटली बताया कि मैं जिंद बाबा की पूजा करता हूँ, उनसे मेरी डील हुई है, घर में जो भी कुछ है ना सब उन्हीं की वजह से, मैं उनकी पूजा करने जाता हूँ। तब डील ब्रेक हो गई। डील ब्रेक हो गई तो अब जो हुआ था वो वापस से रिवर्स हो गया। मतलब अगले 3 महीनों में वो वापस से उनके जो भी चीजें चल रही थी सब बंद हो गई। जो घर वर थे, जो लैंड्स वगैरह थे, उन पे किसी ने कब्जा कर लिया, लोन्स वगैरह बढ़ गए, और 4-6 महीनों वापस से उनकी वही हालत हो गई। और फिर आई थिंक वो उनको कैंसर डायग्नोस हुआ, ऐसा कुछ था, और 6-7 महीने में डेथ हो गई थी। तो ऐसा उन्होंने बताया था। तो वो डील विद द डेविल वाला केस है। यहाँ डेविल नहीं है, यहाँ पे वो है, लेकिन उनकी एक ही कंडीशन है कि जो है अब बताओगे नहीं किसी को, आपने बता दिया तो फिर मैं अपने तरीके से बोलूंगा। करेक्ट। और ये कालो का क्या लेजेंड है? कालो तो एक चुड़ैल है जो राजस्थान में, आई थिंक मुझे एग्जैक्टली जगह नहीं पता, उसके ऊपर मूवी बनी हुई है। जोधपुर के साइड का एक रीजन है जहां पर कालो हॉन्ट करती है। तो उस टेरिटरी के अंदर अगर कोई भी जाता है तो कालो उसको छोड़ती नहीं है। तो कालो का यही है कि कालो एक चुड़ैल है जिसने पूरे उसकी टेरिटरी है, वो वहां पे रहती है। और अगर आप इन एनी केस वहां पर पहुंच गए तो उससे अगर आपका सामना हो गया तो आपका जिंदा बच के आना बहुत मुश्किल है।
मतलब ऐसे वो ऐसा नहीं है कि कोई किसी ने कुछ क्रिएट किया नहीं, कोई जैसे कई बार ऐसा बोलते हैं, अब मैं फिर से वही लूंगा, मैंने नहीं पता, मैंने सुना पढ़ाई है सिर्फ कि चुड़ैल जो होती है जनरली वो बनती है जिनकी शादी के टाइम पे डेथ हो गई है या फिर सुहागिन है, रिसेंट शादी के जस्ट बाद डेथ हो गई है, तो वो बनती हैं और फिर वो उनका रहता है कि वो एक रीजन के अंदर घूमती रहती है और जनरली मेल्स की तरफ ज्यादा अट्रैक्ट होती हैं। अगर कोई मेल उनको मिल गया तो वो अपने तरीके से उनसे डील करती है। इनकी भी बड़ी, चुड़ैलों की भी बड़ी सारी टाइप है, जैसे मैं भी पढ़ता रहता तो एक कुंवारी चुड़ैल है, जो मतलब जिसकी शादी होने वाली थी लेकिन वो मर गई, तो अपने पति को ढूंढ रही है। हाँ, पति को ढूंढ रही है। एक जो है जिसकी शादी हो गई थी, वो विधवा बन गई और फिर उसके बाद उसकी डेथ हो गई। ये कई सारी ऐसी भी हैं जो शादी के दिन, हाँ, सेम डे जिनकी डेथ हुई। तो ये पूरा 2-3 जगह इस तरीके से। तभी पर मुझे ना एक चीज कभी आज तक डाइजेस्ट नहीं हुई, उल्टे पैर। मतलब मुझे ना ऐसे कई लोगों ने अपने एक्सपीरियंस लिखा है कि उसके पैर उल्टे थे, मुझे डाइजेस्ट नहीं होता पैर उल्टे कैसे हो सकते हैं। हाँ, मतलब मैं कभी आज तक मुझे इसका जवाब भी नहीं मिला। मतलब थोड़ा डिसलोकेटेड हो जाते होंगे तो उसी को लोग उल्टे बोलते, शायद थोड़े डिस्टॉर्टेड, थोड़े ऐसा कुछ हो जाता होगा। बट मुझे ये सफेद साड़ी और लाल साड़ी का तो आंसर मुझे कहीं ना कहीं इसी में मिलता है कि शादी रिलेटेड चीजें या विधवा रिलेटेड है, तो शायद सफेद साड़ी इसलिए है, लाल साड़ी इसलिए। बट एक क्वेश्शन भी होता है कि सफेद कपड़ों में क्यों दिखते हैं वो, तो काले कपड़ों में काले कपड़ों में क्यों दिखते हैं। आई थिंक वो एक्चुअली क्या होता है ना, वो मैंने किसी से पूछा नहीं, मुझे समझ में आता है। जैसे अभी लाइट है तो जो व्हाइट लाइट है वो व्हाइट कपड़ा सा ही दिखता है इंसान को, तो क्योंकि वो तो कोई कपड़े नहीं होते ना, तो एक एनर्जी होती है जो शेप ले रही होती है, तो व्हाइट कलर की होती है। अगर वो काइंड ऑफ थोड़ी सी पॉजिटिव साइड है तो मतलब जो आपको हार्म नहीं करेगी, और जो नेगेटिव और डार्क साइड का शेप लेती है तो जनरली आपको ब्लैक और उसमें दिखते हैं, जैसे रेड है बाकी कपड़ों में दिखते हैं लोग दिखने वालों को। हाँ, हो सकता है, मतलब रोशनी की बात है तो रोशनी जहाँ दिख रही है वो व्हाइट है और जो रोशनी खींच रहा है वो एकदम से काला दिख जाएगा, ब्लैक होल टाइप जो एब्जॉर्ब कर रहा है। बिल्कुल, कंसेप्ट है सबके अपने अपने। और कभी इतने सारे लोग हैं, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, कभी कोई ऐसा किस्सा किसी ने भेजा हो जिसने मतलब कि हाँ ये तो माइंड ब्लो ही कर दिया है इसने? बहुत सारे हैं, मैं जब कई बार मैं स्टोरी सुनाता हूँ तो गूज़बम्स तो आते ही आते हैं। वो कई बार ऐसे इंसिडेंट होते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग सा इंसिडेंट है, थोड़ा बड़ा है, बहुत टाइम हो गया, किसी ने शेयर किया था मेरे साथ वो। तो कई बार जैसे लोग बात करते हैं कि पोजीशन होता है या नहीं होता है, तो एक प्रॉपर हिंदी बोलने वाले लोग जिन्होंने कभी इंग्लिश नहीं पढ़ी है और वो आपके सामने इंग्लिश बोलना शुरू कर दे, मतलब मैंने मैक्सिमम पोजीशंस में ऐसे देखा कि बिहेवियरल चेंजेस आते हैं जब कोई नेगेटिव एनर्जी आती है। तो एक आदमी जो कभी किसी ने नॉनवेज टच नहीं किया, किसी ने कभी कोई अल्कोहल वगैरह टच नहीं किया, उन सबको कंज्यूम करना शुरू कर देता है। तो ऐसी एक स्टोरी है, थोड़ी सी बड़ी स्टोरी, लेकिन आपने मेहंदीपुर बालाजी का नाम सुना है? बहुत बार। मैं बचपन में गया हूँ वहां पे, एक बार छोटा था, उसके बाद आज तक मेरी कभी हिम्मत नहीं है वहां जाने की। बहुत छोटा था, शायद 7 साल के आसपास कहूंगा, तब ऐसे घर वालों के साथ गया था। तो वहां पे मैंने वो देखा ना, जो उनको वो जो पजेस लोग थे वो उनके बिहेवियर देखे तो मेरे को डर बैठ गया। मैं आज भी नहीं जा पाता हूँ, मेरा मन बहुत है पर मैं जा नहीं पाता, मुझे डर लगता है वहां जाने से अभी भी। तो पर अब तो खैर उतना नहीं जितना उस टाइम पर हुआ करता था। तो वहीं से रिलेटेड ही है वो स्टोरी कि जब आपको कहीं जगह नहीं मिलती ना, तो आप वहां पहुंच जाओ, मेहंदीपुर बालाजी, आपकी प्रॉब्लम्स का आपको 90% सोल्यूशन तो मिल ही जाएगा। तो मैंने ये भी पूछा था दादी से कि वहां पे ऐसा क्या है, तो उन्होंने बताया था कि होता क्या है ना, जब कोई इंसान साधना करता है, जो साधक होता है, तो वो क्या करते हैं ना, एक एरिया को बांध देते हैं। जैसे उन्होंने 5 किलोमीटर का एरिया बांध दिया, उस 5 किलोमीटर के एरिया में इन जनरल कोई भी नेगेटिव एंटिटी सस्टेन नहीं कर सकती, रह नहीं सकती है। तो ऐसे ही वहां पर रखा है कि वहां पे जो साधना करते थे बाबा जी, जो शुरू में बहुत पहले हनुमान जी की साधना करते थे, तो उन्होंने साधना बहुत अच्छे मन से की होगी, तो उनकी जो एनर्जी है वो वहां पे रह गई, और उस एनर्जी को से के थ्रू उन्होंने इस एरिया को बांध दिया। तो जब वहां जाते तो वहां कोई नेगेटिव एनर्जी सस्टेन नहीं कर सकती, इसलिए अल्टीमेटली उसको बाहर निकलना पड़ता है। ये उसके पीछे का लॉजिक है। तो ये प्रयागराज की कहानी है। एक फैमिली थी, मतलब हस्बैंड वाइफ थे, उनका एक बच्चा था 3 साल की एज का। तो ये लोग शिफ्ट हुए, पहले दिल्ली में काम किया करते थे, फिर ये प्रयागराज शिफ्ट हुए। तो वहां पर एक छोटी सी सोसाइटी थी, उसके अंदर उन्होंने 1 BHK फ्लैट ले लिया। तो इनका 1 BHK फ्लैट था, उनके पड़ोस में इनके जो नेबर्स थे वो थे मिश्रा जी और उनकी वाइफ का नाम था इंदुमती। तो ये लोग आए, शिफ्ट हुए, पहले दिन था इनका,
तो होता ही अपन आ रहे जा रहे हैं सामान है तो नेबर्स देखते हैं, तो इन्होंने उनको देखा, बोले ठीक है। नेक्स्ट डे फिर वो जो इंदू जी थी तो बहुत मिलनसार टाइप की थी, तो वो अगले दिन इनके पास आ गई, बोला अच्छा आप नए नए शिफ्ट पे हो, तो बातचीत हुई इनकी कि हाँ ऐसा ऐसा हुआ है। 2-3 दिन के बाद उन्होंने इनको डिनर पे इनवाइट कर लिया कि आप आओ, नेबर्स हैं, मिलना जुलना होगा। तो ये लोग वहां पहुंचे, तो इंदू जी ने बहुत सारा खाना बनाया इनके लिए, बैठे, खूब बातचीत हुई। पूरी बातचीत के दौरान जो मिश्रा जी थे उनके हस्बैंड, वो बिल्कुल शांत बैठे थे, वो ज्यादा कुछ बोल नहीं रहे थे, कोई उनसे कुछ पूछता तो एक शब्द में जवाब देते और फिर चुपचाप अपनी दुनिया में खो जाते। ये लोग बातचीत करके आए, तो उसकी वाइफ ने पूछा कि तुमने देखा मिश्रा जी बिल्कुल शांत थे? तो बोलते हाँ यार वो तो कुछ बोल ही नहीं रहे थे। बोलते इंदू जी ने बढ़िया उनको लीश कर रखा है कि मतलब मैं भी सीखूंगा उनसे कि अपने पति को कंट्रोल कैसे करते हैं। तो बोला हाँ ठीक है, सीख लेना क्या ही। तो ऐसी बातचीतें चलती रही इनकी। अब ये हस्बैंड तो काम पे चले जाते थे, तो जो वाइफ रहती थी तो वो इंदू जी से इनका 2-3 दिन मिलना शुरू हुआ। तो घर में छोटा बच्चा भी था। अच्छा, इनके जो मिश्रा जी और इंदू जी थे, इनके बच्चा नहीं था। 2-3 बार ट्राई किया था, मिसकैरेज हो गया, उसके बाद कभी वो प्रेग्नेंट ही नहीं हो पाई दोबारा से। तो बच्चों से उसको थोड़ा हो रहता था। तो ऐसे बैठे हुए थे घर के अंदर, इनके घर पे इंदू जी आई हुई थी, तो बच्चे को बुलाते कि आओ बेटा खेलो। तो बच्चा इंदू जी के पास नहीं गया, वो उनको देखे और देख के उनसे डरे, और डर के चुपचाप अपनी मम्मी गोद में जाकर बैठ जाए, अपनी मम्मी के पीछे जाके खड़ा हो जाए। जितनी बार वो उसको बुलाए, मतलब वो उनसे नजरें तक नहीं मिला रहा था। तो ठीक है, अब अनजान लोगों से बच्चे दूर रहते हैं, उसकी मम्मी ने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। तो ऐसी चीजें चल रही थी। थोड़े बहुत दिन गुजरे, 20-25 दिन, 10-15 दिन ही हुए थे शायद। फिर दिन रात को खाना वाना खा के डिनर करके लेटे हुए थे, तो फ्लैट्स की दीवार तो कनेक्टेड थी, तो एकदम दीवार पे एक थंप आया, धम, मतलब कुछ चीज किसी ने फेंके दीवार के ऊपर, तो डर जाते एकदम से। कुछ सोचते हैं दोबारा आके दीवार के ऊपर कुछ चीज आके टकरा रही है, पड़ोस वाले फ्लैट में कोई दीवार पे कुछ चीजें फेंक के मार रहा है। तो उसने बोला कि ये क्या हो रहा है? तो बोलते पता नहीं मिश्रा जी के यहाँ से आवाज आ रही है। तो एकदम से किसी के चिल्लाने की आवाज आती है, नहीं नहीं मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। अब वो आवाज समझ नहीं पाते, लेडी की थी या आदमी की थी। तो इधर से इसके भाई बोलती, लग रहा है इनके घर में मारपीट है, लड़ाई हो रही है। तो उनको लग गया कि हाँ भैया पड़ोस वाले फ्लैट में लड़ाई हो रही है, फ्लैट्स में पता लग जाता है चिल्ला चिल्ली चल रही है। तो बोलती है कैसा आदमी है बताओ, अपनी बीवी को मार रहा है। तो बोलते हैं हाँ लेकिन अपन क्या कर सकते हैं, तो अपन किसी के बीच में थोड़ा ना बोल सकते हैं। तो बोलती है नहीं मैं कल इंदू जी से बात करूंगी। बोला नहीं तुम इन चक्करों मत पड़ो, उनकी लाइफ है जो भी है हो। तो उसने बोला चलो ठीक है। तो नहीं गई, अगले दिन कोई बातचीत नहीं की। फिर 2 दिन बाद वापस से ऐसा ही सिनेरियो रिपीट हुआ कि जो उनका पड़ोस वाला फ्लैट है उनकी खिड़की दरवाजे बज रहे हैं, जोर जोर से लड़ाइयां चल रही है, कोई बढ़िया मारपीट चल रही है इस तरह की। तो उसने बोला कि नहीं नहीं यार अब इतना मैं नहीं झेल सकती कि मेरे पड़ोस में एक लेडी की रोज पिटाई हो रही है, मतलब ये तो गलत बात है। तो मैं कल तो इंदू जी से बात करूंगी। तो वो अगले दिन, जैसे इनके हस्बैंड का नाम अक्षय था, तो वो गए अक्षय। तो वो पहुंची और उनकी डोरबेल को रिंग करती है, गेट खोलती है। तो इंदू जी बिल्कुल बढ़िया चहकती हुई अच्छे से आती है। तो बोलती है हाँ बताओ क्या हुआ। तो बोलती है इंदू जी आप ठीक हो? बोलती हाँ मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। बोलती अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे बता सकते हो। बोलती मेरे को क्या प्रॉब्लम है? तो बिल्कुल ठीक, कोई दिक्कत नहीं है। उधर पीछे मिश्रा जी बैठे हुए होते हैं आराम से अपना मुंह लटकाए हुए। तो देखती है ऐसे, होते चलो ठीक है कोई बात नहीं, चली जाती है। फिर 2-3 दिन के बाद वापस से ऐसे इंसिडेंट होता, मतलब बहुत फ्रीक्वेंट था, हर 2-3 दिन में ऐसा होता ही होता था। रात के टाइम पर 10-11 बजे के आसपास के इंसिडेंट हुआ करते थे। तो वो वापस से जाती है, फिर से गेट नॉक करती है, बोलती है कि वापस देखते तो इंदू जी बिल्कुल परफेक्टली फाइन। अच्छा रात को जो चला उसको लगता है कि इंदू जी को बहुत बुरी तरह पीटा गया होगा, तो कहीं ना कहीं चेहरे पे निशान होंगे, कुछ ना कुछ है, कुछ भी नहीं बिल्कुल। बोलती कि इंदू जी अगर आप कुछ शेयर करना, मान लो गई वहां पे चाय वाय पी, ठीक है आप कुछ शेयर करना चाहती हो तो आप मुझसे कर सकती हो, मैं आपकी छोटी बहन की तरह हूँ, मैं किसी को कुछ नहीं बताऊंगी। तो बोलती मेरे को कुछ शेयर करना ही नहीं, मतलब क्या शेयर करवाना चाहती हो तुम बताओ। बोलते अगर आपकी और मिश्रा जी की कोई बातचीत हो, लड़ाई वड़ाई हो गई हो तो आप मुझे बता सकती हो। बोलते कुछ भी लड़ाई नहीं हुई है, ऐसी कोई बात ही नहीं है। अब वो पूछ भी नहीं सकती डायरेक्टली कि नहीं है, सही बात है कि कैसे पूछे। तो बोलती आप श्योर हो? बोलती हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, तुम बताओ ना तुम मुझसे क्या पूछना चाहती हो, तो मैं वो बता देती हूँ। बोलती नहीं मैं तो कुछ नहीं, मैं तो ऐसे ही पूछ रही थी अगर क्या होता हस्बैंड वाइफ में दिक्कत होती है तो अगर ऐसी कोई हो तो आप मुझसे शेयर कर सकते। बोलते कोई दिक्कत नहीं है, तुम मस्त रहो, चाय वाय पियो अपना बढ़िया, अपन फिर वो बातचीत करते हैं। ठीक है। अब नेक्स्ट डे क्या होता है, इंदू जी जो होती है वो इसको बोलती है कि चलो अपन लाल फाटक मार्केट है वहां चलेंगे, वहां से शॉपिंग वॉपिंग करेंगे, सब्जी वब्जी सब सामान लेकर आना। तो ये बोलती है हाँ चलो ठीक है, लोकल जगह देखने को मिलेगी उसको। तो वो जाती है उनके साथ, जाती है, वो सामान ग्रोसरी वगैरह सब खरीदते। फिर एक देसी दारू का ठेका आता है, तो वहां पे इंदु जी उससे बोलती है कि तुम 2 मिनट रुको मैं आती हूँ। तो वो जाती है, वहां से 2 बॉटल्स खरीदती है देसी दारू की, और वो अपने थैले में रख के ले आती है। तो उसको देख के जो लेडी थी उसके मन में आता है कि यार कैसा आदमी है, एक तो दारू पीता है,
दारू पी के अपनी बीवी को मारता है, उसको इतना मजबूर कर रखा है कि दारू भी उसके लिए वही खरीद के लेकर आएगी। तो उसको बड़ा बुरा लगता है, अजीब सा। वो आती है, हिंदी बोलते है, चलो। वो कुछ बोल नहीं पाती कि क्या ही बोलूं, एक पहले से प्रताड़ित लेडी जो एक्ट कर रही है कि साथ कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन उसको क्या क्या करना पड़ रहा है, तो कुछ नहीं बोलती, उसके साथ में आ जाती है। आती है, शाम को उसका हस्बैंड आता है, वो वेट करती है, आती बताती है कि ऐसा ऐसा हुआ, हिंदू ने 2 बॉटल खरीदी दारू की, देखो कितना ये खतरनाक, कितना खराब आदमी है, ये अपनी बीवी से दारू तक मंगवाता है। अब जैसे बातचीत करे तो जैसे वापस से घमासान युद्ध शुरू हो गया और फिर से आवाज आना शुरू हो गई। तो बोले देखो कैसा इंसान है, बोले मैं तो इसको टॉलरेट नहीं कर सकते, एक काम करते हैं अपन दोनों चलते हैं। तो बोला कि अब वो भी थोड़ा हाँ यार रोज रोज ऐसा हो रहा है, तो चलो ठीक है चलते हैं। तो जैसे ही वो अपने फ्लैट से निकले तो उन्होंने देखा कि उनकी गैलरी में दूसरा और फ्लैट वाले, तो उनसे एक आदमी उस फ्लैट में निकल के मिश्रा जी के फ्लैट की तरफ देख रहा है। तो इसने अपना फ्लैट खोल के देखा, तो उसको देख के बोलता है कि क्या चल रहा है। तो बोलता है जाओ जाओ अंदर जाओ। तो समझे नहीं ये लोग कुछ भी, तो और क्यों क्या हुआ, बोले जाओ अंदर जाओ। तो नहीं गए, वो खड़े रहे। फिर वो निकल के उसी के पास गया, बोले ये क्या चल रहा है, बोले इनका रोज का काम है। बोले आप लोग कुछ बोलते क्यों नहीं हो, बोले हम भी कुछ नहीं बोलते, तुमको अपनी सलामत चाहिए, तुम भी कुछ मत बोलो, चुपचाप अपने फ्लैट में रहो। तो बोले नहीं ऐसे थोड़ी ना। तो उसकी वाइफ बोलती नहीं ऐसे नहीं होता, हम लोग ये नहीं देख सकते, आप लोग जाओ अपने। तो अपना फ्लैट बंद कर लेता है, ये जाके मिश्रा जी का गेट नॉक करते हैं। तो गेट नॉक करते हैं तो मिश्रा जी बाहर निकलते हैं। तो मिश्रा जी की हालत थोड़ी बिगड़ी हुई होती है, वो देखते हुए बोलते हैं हाँ बोलो। मिश्रा जी गेट खोलते बोलते बोलो। बोलते क्या चल रहा है, बोले तुम्हें क्या मतलब है, अपने काम से काम रखो। वो कुछ बोल पाते तो गेट बंद करते हैं। अब उसका हस्बैंड लगता है ये तो बेइज्जती सी होगी, बोले मैं तो निकलूंगा, मैं इनसे बातचीत नहीं करूंगा, क्या बात करनी है, तमीज नहीं बात करने की। बोलते हाँ ठीक है चलो, मैं कल इंदू जी से बात करूंगी। तो फिर से अगले दिन वही सुबह जाती है वापस, इंदू जी बिल्कुल फाइन। तो वो कुछ पूछ नहीं पाती इंदू जी से, तो ये चलता रहता है। फिर ये लोग भी नेग्लेक्ट करना शुरू करते हैं। फिर इन्होंने इंदू जी से बातचीत करना ही बंद कर दिया था और ये नॉर्मल सा हो गया था। फिर एक रात की बात है, नहीं हाँ उससे पहले और इंसिडेंट्स हुए। अक्षय एक दिन ऑफिस जा रहा था, तो जो गार्ड होता है सोसाइटी का, वो गार्ड से पैकेट लेके और जा रहा था। तो अक्षय उसको नजर थोड़ी उसकी सस्पिशियस ही चाल थी। वो इंदू जी के फ्लैट पे गया, घंटी बजाई, इंदू जी को दोनों पैकेट डिलीवर किए और वापस आ गया। गार्ड? हाँ गार्ड। तो आते अक्षय उसको रोक लिया, बोले इधर। तो बोलते हाँ साहब क्या देने गया था, बोले साहब कुछ नहीं, मैम का पैकेट था। बोले उस पैकेट पे क्या था, बोले कुछ नहीं सामान था। बोले बॉटल थी, बोले नहीं सर ऐसे सामान था। तो बॉटल बज रही थी, उसने जा रहा था, उसने लिया। बोले बता सही क्या है। तो साहब ये तो मैडम हर 2-1 हफ्ते में दारू मंगाती रहती है, तो वो ला के दे देता हूँ। तो अक्षय को भी लगा वो मिश्रा जी के लिए आई होगी। ठीक है, वो अपना ऑफिस चला गया। फिर शाम को ऐसे 1-2 दिन बाद वो वापस ऑफिस से आ रहा था, तो उधर से मिश्रा जी आ रहे थे, उनके हाथ में एक बैग था। तो बैग में वही बॉटल चलते तो बचती है, तो वो भी आ गया। और मिश्रा जी क्या हालचाल, पास में आके बोला सब ठीक है, और आज तो घर में पार्टी वार्टी है। तो बोलता है क्यों, बॉटल लेके जा रहे हो ना। तो बोला तुम्हें क्या मतलब है। तो नहीं मतलब ऐसे ही पूछ रहा हूँ। वो आप मिश्रा जी हो ना, मैंने पंडित लोग हो, मैंने तो कभी सुना नहीं था कि पंडित लोग भी शराब पीते हैं। तो उसके साथ साथ फ्लैट तक पहुंचता है वो, उसका फ्लैट इधर का था। तो मिश्रा जी फ्लैट में घुसते हुए बोलते हैं पता तो मुझे भी नहीं था, इतना बोल के गेट बंद कर देते हैं। उसको समझ में आता है ये कैसा जवाब है कि पता तो मुझे भी नहीं था। वो जाता है अपनी वाइफ को बताता है कि ऐसी बात है। छोड़ो ना, अब तुम क्यों इनके चक्कर में। बोलता हाँ मैं तो तुझे मिल गए थे इसलिए। अब अक्षय ने क्यूरियोसिटी आ जाती है क्या चल क्या रहा है, वो ड्रॉन था उस चीज की तरफ। फिर से वही उस दिन भी वही घमासान हुआ पड़ोस वाले फ्लैट में। फिर 2-3 दिन के बाद अक्षय और उसकी वाइफ दोनों सोसाइटी उसमें घूम रहे थे। तो उसकी वाइफ चली जाती, तो वो अकेले 2-3 चक्कर लगा रहा था। तो चक्कर लगाता है, सामने चलते तो उसको दिखा कि जिनके फ्लैट से बाहर निकलते हैं वहां पे उस टेबल, वो क्या बोलते हैं उसको, चेयर बनी हुई थी जो पार्क में बैठते हैं, बेंच। तो बेंच के ऊपर कोई बैठा हुआ है, अंधेरा ज्यादा वो दिखा नहीं उसे। पास में पहुंचा तो उसने देखा मिश्रा जी बैठे हैं गर्दन लटका के, और वो रो रहे हैं। तो उनके पास में जाके खड़ा हुआ। तो जैसे पास में जाके खड़ा हुआ, मिश्रा जी को देखो, आके उससे चिपक के बहुत बुरी तरह रोने लगे कि मुझे बचा लो, मैं परेशान हो गया हूँ अपनी जिंदगी से, ये हो गया है वो हो गया है, और तुम ही पता नहीं तुम्हारे अंदर मुझे ऐसा कुछ दिखता है कि तुम ही मेरी मदद कर सकते हो। तो बोलता मिश्रा जी हुआ क्या है। बोले तुम मेरे साथ चलो, मैं तुमको बताता हूँ, मैं अब थक चुका हूँ, तुम पूछ रहे थे ना, चलो मैं तुमको बताता हूँ। तो बोलता है ठीक है चलो। अच्छा, अब मिश्रा जी के जाने, मतलब इसके जाने से पहले मैं आपको थोड़ा और बैकग्राउंड दे दूं। ये लोग थोड़ा और फ्रस्ट्रेटेड भी इसलिए थे कि ये जो मिश्रा जी थे और जो इंदू जी थी, इनकी लव मैरिज थी।
मिश्रा जी कुछ अच्छा अर्न नहीं करते थे, लेकिन जो इंदु थी उनके फादर का बुक्स का बिजनेस था बहुत बड़ा। तो जब वो नहीं मानी तो बच्ची की जिद के आगे वो झुक गए और मिश्रा जी की शादी इनसे करवा दी। तो अपनी जो एक बुक थी वो बुक शॉप इन्होंने इनको दी थी, तो इनका जो घर का खर्चा चलता था वो उस बुक शॉप से चलता था, अच्छे खासे उससे अर्निंग आती थी। तो एक तरफ जो अक्षय की वाइफ थी उसके पिता कि देखो आदमी खुद कुछ कमाता जाता है नहीं, ससुराल वालों ने दे रखा है और उसके बाद भी इससे मारपीट करता है। तो अब वो पहुंचते हैं इनके फ्लैट पे। इनके फ्लैट में जाकर मिश्रा जी फ्लैट खोलते हैं, अक्षय अंदर जाता है, वो गेट बंद करते हैं। अंदर जाते हुए देखता है कि पूरा फ्लैट बिगड़ा हुआ है, कोई भी चीज अपनी जगह पर नहीं है। वो उनके पीछे जाता है तो मिश्रा जी जाते हैं अपने बेडरूम में उसको लेकर जाते हैं। जैसे वो जाते हैं देखते हैं कि वहां पे जो इंदु है वो बिल्कुल बेड के बीच में बैठी हुई है, उसके बाल बिल्कुल डिसमेंटल्ड है। और जैसे वो अंदर पहुंचते हैं तो अंदर पहुंचते हुए नजर उठाती है, मिश्रा को देखते हुए बोलती है, आ गया तू? इधर अक्षय की हालत खराब, दारू दे। तो अक्षय ने ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था कि ऐसा कुछ होगा। वो तो ये सोचता था कि दारू तो मिश्रा जी पीते होंगे और मारते होंगे। अब उसकी आंखों के सामने सब कुछ चल रहा है। तो मिश्रा जी घबराते हैं, तो चिकन दे मुझे। तो खड़े रहते हैं, वो नहीं सुनते ना, तो कुछ उठाती है, आसपास जो भी मिलता है कुछ सीधा मिश्रा जी के ऊपर फेंकती है। तो मेरे साइड में होता है तो दीवार पे जाकर गिरता है। तो उसको रियलाइज होता है कि फ्लैट में दीवार में से जो गिरने की आवाज आती है, कुछ भी टकराने की, वो कहाँ से आती थी। तो जो भी हाथ मारा वो मिश्रा जी के ऊपर फेंक रही है। मिश्रा जी बोलते हैं ला रहा हूँ। फिर मिश्रा जी वापस खड़े होते हैं, अक्षय बोलते हैं देखो ये है हमारे घर की सच्चाई। वो जो बैठी थी उसको मतलब नहीं अक्षय कौन खड़ा, उसको तो सिर्फ मिश्रा जी दिख रहे हैं। बोले सुन नहीं रहा तो मेरी बात। उठ के खड़ी होती है और मिश्रा जी के पैरों पर 2 लात मारती है खींच के। मिश्रा जी के नीचे गिरते हैं, फर्श पे गिरते हैं, उनके नाक से ब्लड लड़ाना शुरू हो जाता है। फिर वो नहीं रुकती, बोलते दे रहा है या नहीं दे रहा है। तो फिर बेचारे उठते हैं, वापस से जाते हैं, फ्रिज में से चिकन निकाल लाते हैं, रॉ चिकन, ऐसे 2 बड़े चिकन और लाके सामने रखते हैं। और वो उन 2 चिकन्स को फाड़ के 2-3 टुकड़ों में पूरा खा जाती है रॉ। और फिर जो बॉटल होती है वो खोलती है दारू की और पूरी की पूरी 2 बॉटल एक साथ खत्म करती है, एक डकार लेती है, जाके बेड पे सो जाती है। उसको कोई होश नहीं है। ये सब उसकी आंखों के सामने चल रहा है, अक्षय की आंखों के सामने। उसको तो पता ही नहीं था कि ये सब क्या है, उसके लिए तो अनबिलीवेबल सी चीज थी। फिर मिश्रा जी उठते हैं, आके उससे बोलते हैं ये है मेरी जिंदगी, इतने दिनों से मैं इन सब चीजों से जूझ रहा हूँ। तो बोलते लेकिन मिश्रा जी सब है क्या? बोलते मुझे भी नहीं पता, लेकिन पता नहीं क्यों तुम्हें देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम मेरी कुछ मदद कर सकते हो। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ, मेरी मदद कर दो, मैं बहुत परेशान हो चुका हूँ, मुझे अब और कोई रास्ता दिखता ही नहीं है। अक्षय के लिए तो ये सब बिल्कुल ऐसा तो उसने कभी लाइफ में एक्सपेक्ट नहीं किया था ना, शॉकिंग पड़ोस में सब चल रहा है। मुझे ऐसे बोलता मिश्रा जी वैसे तो मुझे इस चीज के बारे में कोई आइडिया नहीं है, पर मैं जो भी कर सकता हूँ ना मैं आपके लिए जरूर करूंगा, आप अभी अपने आप को संभाल के रखो। इतना बोल के वो चला जाता है। पहुंच के अपनी वाइफ को बताता है कि भाई सब ये सब चीजें चल रही हैं यहाँ पे। तो उसकी वाइफ जो थी वो थोड़ी बहुत ज्यादा रिलीजियस थी। अच्छा, उसी में एक और चीज थी कि इंदु से वो कई बार बोलती थी भगवान की पूजा करने को, कि इंदु को कभी कंसीव जो मिसकैरेज हुए थे तो उसने पूछा था कि आपको बच्चे नहीं हुए, तो बोलती कि एक बार कोशिश की थी, 2-3 बार मिसकैरेज हुआ, फिर हमने ट्राई करना बंद कर दिया। तो उसने कहा था कि मनसा देवी का एक मंदिर है, आप वहां पर जाओ, वहां पे जाके पूजा करो, आपको बच्चा जरूर मिलेगा। मेरे बहुत सारे रिलेटिव थे इनके बच्चा नहीं हो रहा था, वहां गए और 1 साल के अंदर वो सब माता पिता बन गए। तो उसने बोला नहीं मैं भगवान नहीं मानती, सब कुछ नहीं होता। ये सब पहले इंसिडेंट हुआ था। तो आज वो सब डॉट्स कनेक्ट कर पा रही थी, उसको पता लगा। तो उसने कहा कि ठीक है अपन कुछ करते हैं। तो उन्होंने आपस बातचीत की, पता की, तो उनको एक मौलवी जी का पता लगा कि मौलवी जी हैं बहुत बढ़िया और वो इन चीजों से हैंडल करते हैं। तो ढूंढ ढांड के उनसे बात की, उनको बात करके मिश्रा जी को मिलवाया। फिर मिश्रा जी मिलवा के वो बोलते हैं कि ठीक है चलो चलते हैं, देखते हैं क्या है। तो लोग वहां पहुंचे। वहां पहुंचने के बाद उन्होंने अपना प्रॉपर वो सारा सेटअप किया, बैठे, और वो कुछ सामने वही मिश्रा जी की इंदुमती वहीं बैठी हुई थी, इंदु, और उन्होंने अपने कुछ वो मंत्र रिसाइट करना शुरू किए। पहले 5-7 मिनट कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन 7-8 मिनट के बाद अचानक से वही इंदु के अंदर वो वाइब्रेशन आना शुरू हो रहा, ऐसे घूमना शुरू हो गई। और जैसे वो घूमना शुरू हुई, घूमते घूमते फिर एकदम से उसकी बॉडी से आर्क हुई, दोनों हाथ आगे रखे, बाल आगे करे, यूं बैठ गई। अब बाल यूं आगे हैं लेडी के और यूं बैठी हुई है। और फिर वो मौलवी जी की तरफ देख के और फिर एक मर्दाना आवाज में बोलती है। अच्छा, जैसे आपको बताया इंदु जी को इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती थी, लेकिन आज वो इंग्लिश में बोल रही थी, I'll consume you all, give me food, I'll consume you all। अब उन दोनों को समझ में नहीं आता है कि क्या है,
तो अक्षय की तरफ देखते हैं तो अक्षय को समझाता है कि भाई ये ऐसा बोल रहा है कि मैं तुम सबको खा जाऊंगा, मुझे खाना दो। मौलवी जी बोलते हैं ठीक है अब शांत बैठो, मैं वापस आता हूँ। फिर वो और अपना मंत्र पढ़ना शुरू करते हैं और फिर से वापस से वो खड़ी होती है और खड़ी होकर पूरे रूम के अंदर घूमना शुरू करती है उनके चारों तरफ। वही चीज बोलता है, कंज्यूम यू ऑल, गिव मी फूड, आई किल यू ऑल, गिव मी फूड। तो जो भी कुछ समझ में आया, कुछ नहीं आया, वो उठे और वो वापस मौलवी जी को समझाए कि ऐसी बात हो रही है। फिर उसके बाद थोड़ी देर के बाद जब उसको फूड नहीं मिलता है तो वो क्या करती है कि वो जो मौलवी जी लगातार मंत्र पढ़ रहे थे वो मौलवी जी के ऊपर चार्ज हो जाती है, सीधा आती है और उनको पकड़ लेती है और पकड़ के और उनके साथ मारपीट करना शुरू, मतलब सामान सब फैला देती है और उनको मारपीट करना शुरू होती है। और वो मौलवी जी भी टिके रहते हैं और उसको पकड़ के बिल्कुल ऐसे कि वो मंत्र पढ़ रहे होते हैं। बट अल्टीमेटली वो जैसे पकड़ते हैं उसको तो इधर से अक्षय और इधर से मिश्रा जी को पकड़े खींचने की वापस कोशिश करते हैं। जैसे अक्षय उसका हाथ पकड़ता है वो अक्षय का हाथ पे यूं पंजा मारते है, यूं खींच देती है, खींचते नाखून के साथ उसका फ्लैश बाहर निकले, ब्लड निकलने लगता है। वो तो अपना हाथ पकड़े पीछे बढ़ जाता है। उधर मिश्रा जी उसको पकड़ के रखते हैं कि नहीं, उसको उन्होंने तो फेस किया हुआ था। वो मिश्रा जी को पीटती है बढ़िया से, मिश्रा जी छुड़वा के सीधा मौलवी जी के ऊपर कूद जाती है। वो मौलवी जी पीछे बच के निकलते हैं, फिर वापस से दोनों हिम्मत करके उसको पकड़ते हैं। अब वो तो मतलब वो था ना हाथी की स्ट्रेंथ, पकड़ के पीछे लेकर गए, उसको और गुस्सा आ गया। उसने एक हाथ तो यूं खींचा और एक हाथ यूं खींचा, इधर से गए अक्षय, इधर से गए वो मिश्रा जी, दोनों नीचे गिरे हुए और जाके फिर वापस से मौलवी के ऊपर चाल गई। तो मौलवी जी तो सक्का गए, वो तो जैसे तैसे करके उसको धक्का मार के बच के सीधा घर से बाहर भाग गए। और बाहर भागते एक ही बात बोले कि मैंने आज तक इतनी ताकतवर शक्ति देखी, मैं इसको कंट्रोल नहीं कर सकता। तो भाग गए, वहां वो भाग गए और इधर से मिश्रा जी की पिटाई चालू। मिश्रा जी बेचारे जैसे तैसे करके उन्होंने दारू की बोतल लगा, दारू की बोतल ली, दारू की बोतल पी, दारू बोतल पीते वापस मतलब फिक्स था 2 बोतल दारू की दे दो और पी के और शांत हो जाएगी, सो जाएगी। उसको मीट चाहिए और उसको दारू चाहिए, 2 चीज। अक्षय जाके अपना हाथ उसने किया, तो शॉक था कि मतलब क्या ही चल रहा है जिंदगी में। तो अक्षय ने पूछा कभी मिश्रा जी से कि आपने शादी जब कर रहे थे तो आपने ये कब से शुरू हुआ? एग्जैक्टली इसके बाद यही हुआ, वो मिश्रा जी को अपने घर ले गए, अपनी वाइफ के साथ बिठाया, उसकी पट्टी उट्टी हुई है। तो उन्होंने कहा मिश्रा जी सब क्या चल रहा है, पहले मुझे बताओ आप। मिश्रा जी बोलते हैं कि ये सब 9 साल से चल रहा है, मुझे तो मतलब कुछ आइडिया नहीं था। बोले हुआ क्या था? बोले हमारी शादी हुई थी तो मुंबई जो था वो इसका ड्रीम प्लेस था जहाँ पे घूमना चाहती थी। तो शादी के बाद हम लोग ने 1 महीने तो हम कहीं नहीं गए थे, हमारा प्लान था कि 1 महीने बाद ही हम हनीमून पे जाएंगे। तो मैंने मुंबई का ही सिलेक्ट किया। तो मुंबई गए, वहां पर 4 दिन रहे थे मुंबई में ये, और बढ़िया से हम लोगों ने अपना 4 दिन का टाइम स्पेंड किया। लेकिन जब से वहां से वापस आई ना, तब से इसके अंदर अजीब से चेंजेस चालू हो गए थे। ये आई तो ये इंग्लिश में बोलना शुरू कर दिया इसने अपनी लाइफ में कभी भी मीट मांस को हाथ नहीं लगाया, लेकिन इसने मीट खाना शुरू कर दिया। अच्छा, जब ये वापस आए उसके बाद ये प्रेग्नेंट भी हुई। तो प्रेग्नेंट हुई तो 4 या 5 महीने बाद इसका मिसकैरेज हो गया। तो मिसकैरेज होने के बाद इसके अंदर ये चेंजेस आए, ये मीट खाना शुरू कर दिया इसने। तो मुझे लगा ऐसा कैसे हो सकता है, तो मैं डॉक्टर्स के पास गया तो डॉक्टर्स ने बोला कि इसका भी मिसकैरेज हुआ है। उस स्ट्रेस के अंदर ये मीट और अल्कोहल दोनों कंज्यूम करना से शुरू कर दिया है। तो लगा ऐसा हो सकता है। फिर ये मारपीट चालू हुई, नहीं देते थे तो मारते थे, अगर उसको मना कर दो मीट तो बिल्कुल पागल सी होती थी। तो साइकेट्रिस्ट को दिखाया तो उसने भी ये कहा कि इसको तो मतलब डिप्रेशन में है, बहुत हाई लेवल का डिप्रेशन है, और अगर आप इसको मना करोगे तो वैसा होगा। तो कई दवाइयां दे रहे हैं, बाकी इसकी इच्छा तो पूरी करनी पड़ेगी। दवाइयां देते रहे, कुछ भी नहीं हुआ। उसके बाद रात को ये होती थी, दिन में नॉर्मल रहा करती थी। उसके बाद 2-3 बार और कंसीव हुआ इनको, लेकिन हर बार इनका मिसकैरेज होता 3-4-5 महीने के अंदर। तो ये कहानी बोले 9 साल से चल रही है। मेरी जिंदगी नर्क बनी हुई है। मतलब मैं जानता हूँ कि मैं हर रात कैसे गुजारता हूँ, कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता है। हो सकता है कभी मैं जिंदा ही ना मिलूं अपने फ्लैट के अंदर। तो उसने बोला कि देखिए मिश्रा जी, मैं समझ सकता हूँ आप किस चीज से गुजर रहे हो, लेकिन मेरे बस की बात तो नहीं है। आज मैंने देख लिया है, आपने भी देख लिया है कि मैं तो इंसान हूँ, मैं इस सब चीजों को हैंडल नहीं कर सकता। लेकिन फिर भी मैं कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ पता करने की कोशिश करूंगा और आपकी मदद करूंगा। तो बोला कि नहीं यार, तुम अपनी फैमिली को संभालो, मेरी वजह से तुम वो नहीं कर सकते। मेरी किस्मत में जो लिखा है वो अपने अब नियत है, नियति है, वो जो होगा हो जाएगा। तुम अब इसमें मत पड़ो, मैं नहीं चाहता कि मेरे चक्कर में तुम्हारी फैमिली खराब हो। जो उसकी वाइफ ने बोलते कि तुम छोड़ो, अपना हो ही जाता है आदमी का। लेकिन अब वो ये
कहीं कहीं किसी किसी इंसान के कर्म होते हैं और कुछ नियति लिखी होती है, तो उसको संभालने के लिए कोई ना कोई आता है। तो इसके इंसिडेंट के 8-10 दिन के बाद की बात है। तो एक बाबा थे साधु, वो आए, अक्षय वहीं पे था, तो अक्षय घर पे आया तो उनके डोर नॉक किया। तो साधु आया, साधु ने अक्षय के घर को खटखटाया और खटखटा के वो पूछते कि मिश्रा जी यहीं रहते हैं? उसने बोला नहीं, पास में रहते हैं। बोला अच्छा, इतना बोल के चले गए। तो अक्षय उनके पीछे चला गया। तो उन्होंने उसका गेट खटखटाया। गेट खटखटाते ही मिश्रा जी ने गेट खोला। गेट खोलते साधु उनको बोलते हैं और देख कर बोलते हैं, कब से परेशान है बालक, और कब तक तो इन समस्याओं से जूझता रहेगा? एक काम कर, तेरे को अगर कोई बचा सकता है तो वह मेहंदीपुर बालाजी। चुपचाप मेहंदीपुर बालाजी चला जा। अच्छा, ऐसा था ना, आपसे मैं बात करता हूँ, आपके बैक फ्रेम में इंदू खड़ी हुई थी। तो अक्षय सब ऑब्जर्व कर रहा था। इंदू जैसी आ रही थी, आते आते जैसे देखा कि सामने एक साधु बाबा खड़े हुए, उसने अपने पैर पीछे लेना शुरू कर दिया। और वो उनसे आंख नहीं मिला रही थी, नीचे आंख कर पैर पीछे, जैसे चुपचाप से निकलता ना पतली गली से, तो ऐसे जाने की कोशिश कर रही थी। कदवा ने से आंख से देखा और बोला, जितना जल्दी हो सकता है मेहंदीपुर चला जा, बस वहीं तेरी समस्या का हल हो सकता है और कुछ नहीं हो सकता। इतना बोल के वहां से चले गए। उनको किसने भेजा पता नहीं, वो वहां क्यों आए। तो इधर अक्षय जब जा रहे तो अक्षय भागता है कि बाबा जी आप कौन हो और आप यहाँ क्यों आए? तो बोलते मैं संगम में आया था, जो अपने प्रयागराज में होता है। तो वहां से यहाँ से गुजर रहा था तो मुझे पता लगा कि यहाँ पर कोई बहुत भारी शक्ति है। तो मैं आया, मैंने आके देखा, तो इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ। बाकी तो उनको सेंस हो गया, साधक होते हैं, तो वहां से गुजर रहे थे, उनको सेंस हुआ कि बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नेगेटिव एनर्जी है कोई, जिसने किसी को परेशान कर रखा है। तो वो आए, आके उन्होंने सेंस किया, उसी जगह पर उनको दिखी, तो उन्होंने उसका फ्लैट नॉक किया, फिर उनको बता के अब अक्षय ने सुन लिया, वो मिश्रा जी को बुलाता है वो बाहर। फिर मिश्रा जी ये तो अपने आप चल के आए हैं, किसी ने भेजा नहीं है, आप मेहंदीपुर बालाजी जाना चाहिए। तो अब मेहंदीपुर बालाजी का नाम पहली बार इन लोगों ने सुना था, अक्षय ने भी और मिश्रा जी ने भी, कि लाइफ में पहली बार क्या होता है। तो उसकी जो वाइफ थी वो अपने मायके चली गई थी, तो एक दिन के बाद वो आने वाली, तो उसको फोन किया, तो उसने बताया कि हाँ मैं जानती हूँ इसके बारे में, और वो आती है। ऑल्दो अक्षय और उसकी वाइफ एक बार चीज फेस कर चुके थे, बट ऑन द ग्राउंड्स ऑफ ह्यूमैनिटी उन्होंने नहीं यार ठीक है, पड़ोसी की मदद करना बहुत जरूरी है, तो बोला कि हम भी आपके साथ चलेंगे। तो ये डिसाइड हुआ, जो लोगों से इन्होंने बात की कि भाई जिसको भी लेके जा रहे हो ना, जिसके अंदर कुछ है, कुछ लग रहा है आपको, उसको मत बताना, वरना पहुंच ही नहीं पाओगे। तो इन सबने दिन में बैठ के, जब इंदु नॉर्मल हुआ करती, बोले एक ट्रिप प्लान करते हैं, राजस्थान घूम के आएंगे। तो पूरी तैयार हो गई, तो बोले ठीक है, ट्रिप प्लान हुई। चुपचाप ये लोग गाड़ी में बैठ के और वहां पहुंचे मेहंदीपुर बालाजी। तो दिन में नहीं होता था कुछ? नहीं, दिन में एकदम नॉर्मल रहा करते थे। तो वो लोग पहुंचे वहां पे, दिन में पहुंचने के बाद उन्होंने बातचीत की, तो बातचीत की उनसे, पंडित जी से, जो वहां के आज वो होते हैं महंत वगैरह। तो उन्होंने बोला कि देखते हैं क्या है इसके अंदर, और सारा उन्होंने चेकअप किया। बोलते आज रात शाम के टाइम पूजा करेंगे, लेकिन उस पूजा में आप लोग नहीं आओगे। तो बोलते क्यों? बोले देखो इसके अंदर जो शक्ति है ना, वो बहुत बहुत ज्यादा पावरफुल है, और हमारे जो तरीके हैं, हम इससे मारपीट भी करेंगे, बहुत कुछ ऐसा होगा जो आप देख नहीं पाओगे। तो इसलिए मैं आपको ये सलाह दूंगा कि आप लोग बाहर। तो लोग बोलते हैं नहीं, आपको जो करना है हमारी आंखों के सामने करो, हम कुछ नहीं बोलेंगे, आपको मारना है, पीटना है, कुछ भी करो, लेकिन होगा हमारी आंखों के सामने। तो बोले ठीक है। तो उन्होंने बिठाया उसको, इंदु को, उसको पैरों को, हाथों को, सबको जंजीर से बांध दिया, मोटी मोटी सांकले बोलते हैं राजस्थान में जंजीर को, तो सांकलों से बांध दिया। और उसके बाद उनके शिष्य होते हैं जो 4-5, वो थे वहां पर, वो जो मेन पंडित थे वो थे, तो उन्होंने बिठा के हवन लगा के और पूजा करना शुरू किया। पूजा करने से शुरू हुई, मंत्र वगैरह पढ़ रहे थे, 5-10 मिनट के अंदर उसके अंदर ऑपरेशन आ गया, और वो बुरी तरह से बिल्कुल पागल सी हो गई। जैसे पूजा बढ़ती रहती है, उसकी इंटेंसिटी बढ़ती रहती है, वो इंग्लिश में बोलती है, I'll consume you all, मैं सबको खा जाऊंगा, मतलब सब इंग्लिश में बोल रहा था वो। और फिर एक मोमेंट आया, उसने वो सांकलें तोड़ दी, और तोड़ के सीधा वो जो पंडित जी थे उनके ऊपर हमला करने के लिए भागी। लेकिन वापस से वो 4 शिष्य उन्होंने फिर पकड़ लिया, फिर से उसको बांध दिया। तो करीबन 2-3 घंटे तक ये सब चला। हर बार वो इतनी मोटी मोटी जंजीर को यूं कहीं तोड़ देती खींच के, और फिर वापस उनके ऊपर चार्ज करती थी। फिर कहीं 2-3 घंटे के बाद पूजा वूजा खत्म हुई, वो बिल्कुल बेहोश हो गई। उसके बाद जो महंत थे वो आए, उन्होंने बोला कि अब ये ठीक है, तुम लोग अब घर चले जाओ, और घर जाकर जाओ, घर पे जाते जाते हनुमान जी का जयकार लगा के जाना, और ना कोई प्रसाद यहाँ से लेके जाना, ना पीछे मुड़ के देखना। तो वो सब हुआ, वो ठीक हुई। अब बात रही क्या था क्या नहीं था, तो फिर उन्होंने पूछा कि सब था क्या, ये सब मतलब हुआ क्या है। तो बोलते हैं कि ये बम्बई गए थे, वो जो महंत थे उन्होंने बताया,
इन्होंने किसी ने कुछ भी नहीं बताया था उनको, बस उन्होंने आए बोले ऐसा ऐसा पोजीशन है, बस इतना ही बताया था। तो महेंद्र जी ने सारी पिक्चर बताई कि ये गए थे बम्बई। महेंद्र जी कौन मेन जो पुजारी जिन्होंने जो पूजा की थी, हाँ। उन्होंने बताया इनको कि ये बम्बई गए थे, तो बम्बई में ये लोग घूम रहे थे, तो ये कहीं से जा रहे थे, तो वहां पर एक ये देश पांडे नाम था इस एंटिटी का, तो इसका एक्सीडेंट होकर इसकी मौत हो गई थी और इसकी क्रियाक्रम नहीं हुआ था इसका, तो ये वहीं भटकता था। तो इसकी वाइफ का उससे इंटरेक्शन हो गया और उसकी बॉडी के अंदर ये आ गया तब से। अब ये जो देश पांडे है, ये मीट और दारू इसको बहुत पसंद थी, तो जैसे आया इसको मीट चाहिए था, तो जब ये आया तब तक इसकी वाइफ प्रेग्नेंट हो चुकी थी, तो सबसे पहले इसने उस बच्चे को खाया, फिर उसके बाद इसकी वो बड़ी तो इसको दारू मीट इसकी आदत बन गई खाना, फिर जितनी बार ये कंसीव होती हर बार ये खा जाता बच्चा, खा जाता उनको, तो इसलिए कभी भी ये मां नहीं बन पाई। और उसके बाद ये जो सबको चल रहा है ये इसी वजह से चल रहा है, तो ये दारू और मीट इसलिए खाती थी, लेकिन अब ये बिल्कुल ठीक है, अब तो बाबा का नाम लो, जयकारा लगाओ और यहाँ से चले जाओ। तो उसके बाद ये लोग निकले, तो किसी ने पीछे मुड़ के देखा और सब चलते तेजी से बोलते सिया के रामचंद्र की जय, और सबसे तेज कौन बोल रही थी? इंदुमती। तो यहाँ जाके उनका ये सारा स्टोरी खत्म, उनकी लाइफ जाके वापस ठीक हुई। उसके बाद दोबारा कभी उसका वो बिहेवियर नहीं था और बच्चा भी कंसीव हो गया होगा, आई डोंट नो उसके बाद का, तो बट ये जो था वो वहाँ का इंसिडेंट था, तो जो उन लोगों के साथ हुआ। तो ऐसे एक्सट्रीम इंटेंस एक्सपीरियंसेस भी लोगों के होते हैं। हाँ, काफी खतरनाक सी कहानी थी ये, मतलब। और आपने जैसे सुनाई मैं पूरा इमेजिन कर पा रहा था, छोटी छोटी चीज भी, कि हाँ ये हो रहा था, ये हो रहा था। जैसे बाबा बाहर खड़े हैं, वो ऐसे नजर चुरा रही है अपनी और इधर जा रही है, तो वो पूजा वाले जो केस होते हैं ना, जहाँ बैठ करते हैं, तो बहुत एक्सट्रीम वो रहता है, वहाँ हर कोई अलाउड भी नहीं होता, देख भी नहीं पाता। कमजोर दिल वाले तो वो सब देख ही नहीं सकते। जैसे हमारे कोटा के अंदर भी एक हमारे गोदावरी धाम है, तो वहां पे आप रात को शनिवार को चले जाओ 11:30 बजे, बहुत भीड़ लगती है, तो उसमें एक सेक्शन होता है, लड़कियां से पकड़ के अपना सिर घुमा के करते रहती है। हम 1-2 बार गए हैं। अब कई बार तो क्या होता है, वो जो म्यूजिक होता है ना, वो ढोल वो वाला ये लिम्मा हुड्डा, वो हाँ वो इस तरह, तो वो आपकी वो फ्रीक्वेंसी ऐसी करता है कि आप खुद भी एक बार वो शुरू हो जाता है। जिन लोगों का कंट्रोल नहीं है अपने माइंड पे, वो करना शुरू कर देते हैं। बट स्टिल जो भी है, ऐसे एक्सपीरियंसेस लोगों के होते हैं। आपके साथ कभी हुआ है? आपने कभी कुछ ऐसा एक्सपीरियंस किया? इस इंटेंसिटी से नहीं किया कभी मैंने, लेकिन बचपन में एक मेरे घर के सामने एक पीपल का पेड़ था, तो वहां मैं बड़ा हेलुसिनेट करता था या सच में होता था मुझे पता नहीं। आज के टाइम पे वो कट गया है, लेकिन एक इंसिडेंट बहुत स्ट्रांगली याद है मुझे, जहाँ पे मैं अपने नेबर के घर के ऊपर बैठा हुआ था, छत थी उनकी और झूला था, राजस्थान के ही थे वो। अच्छा। और उन्होंने कहा था कि रात में झूले पे नहीं बैठना चाहिए, साया चिमड़ जाता है, चिपक जाता है। तो और मैं छोटा सा बच्चा था, 5th क्लास में। मैंने कहा वैसे ही डर रहा हूँ मैं पेड़ से, मैंने कहा अपने डर को भगाने के लिए मैं बैठ गया झूले पे, झूल रहा था। और झूलते झूलते मैंने उसको पेड़ को देखा, पीपल के पेड़ को, तो एकदम से इतना भयंकर मुझे दिखा, कुछ सफेद सा साया कि फ्लैशेस में आ रहा है मेरे पास, और जैसे वो मेरे पास आया फ्लैशेस में, झूले की एक साइड की चेन टूट गई और झूले से नीचे गिर गया। अब वो कोइंसिडेंस था, हेलुसिनेशन और कोइंसिडेंस था, वो क्या था, लेकिन बहुत हैवी फील हुआ था। उसके बाद फिर मैं ट्रॉमा रह गया होगा, लाइफ ट्रॉमा रह गया वो तो अभी भी, मतलब ऐसी तो हॉरर की कहानी की स्टार्टिंग ऐसे हुई कि ये हुआ। उसके बाद मैंने हनुमान चालीसा याद करी कि मैं डर भगाऊंगा अपने अंदर का। उसके बाद मैं मूवीज देखने बैठ गया रात में। फिर मैं दिल्ली गाजियाबाद के आसपास के ग्रेवयार्ड, हॉन्टेड लोकेशंस रात में अकेला जाने लगा। वो ग्रेवयार्ड्स, हाँ, कभी कुछ ऐसा फील हुआ? यार दिल्ली का एक मलचा महल है यहाँ पे, वहां पे जाके मेरी तबीयत खराब हो गई थी। मतलब बहुत तबीयत कैसे, मतलब क्या हुआ? तो वहां पे गया मैं, तो गर्मी का टाइम था, एक तो ठंड लग रही है एकदम से, फ्लैशेस से गुजर रहा है, इधर से उधर जा रहा है, तो वो बहुत ज्यादा डरावना लगा था कि वहां पे बिल्कुल ऐसी फील हुआ। और उसके बाद सर एकदम से जैसे ऐसा लगता है ना, आप कहीं बहुत ही पहाड़ी जगह पे गए हो, ऊपर पहाड़ों में गए हो, कम हो गई ऑक्सीजन और बहुत भारी हो गया, आपको समझ नहीं आ रहा है, ऐसा जोन आ गया। तो उसके बाद टाइम क्या था? ये तो रात के बज रहे होंगे, 1-1:30 बज रहे होंगे। एंड उसके बाद नहीं होंगे आप कभी? उसके बाद नहीं है कभी। उसके वो मेरा करीब 7 दिन तक बुखार था मुझे, और ऐसा भी बुखार नहीं था कि
99 100 वाला बुखार था, 103 104 टाइप बुखार था। एड्रेनलिन रश हो जाता है ना जो हाँ। बॉडी में, तो उसकी वजह से। वो इसलिए मैं कहता हूँ, जैसे मैं वहां गया था गोवा का जो है ना डुमास बीच नहीं, वो घर, चर्च, नाम भूल गया मैं। डिमेलो हाउस। हाँ, तो मेरे साथ में 2 लोग और थे, तो बोलते अंदर चलते हैं। तो मैं जब उसके घर के बाहर पहुंचा ना, आई कुड सेंस की बहुत ज्यादा नेगेटिविटी इस घर के अंदर, बहुत ज्यादा। और उसके में पूरा हम लोग घूम कर आए, उसका गेट था, गेट से ऐसी डार्कनेस लुर्क कर रही थी ना, मतलब कि आप दिन में हो वहां पे 12-1 बजे और लग रहा है कि एक्सट्रीम अंधेरा है सामने, बाकी विंडोज वगैरह सबसे लाइट, जो डोर है ना इट्स लाइक कि बस ये ब्लैक होल है, ऐसा मुझे दिख रहा था, ऐसा मुझे सेंस हो रहा था। मैं नहीं जाऊंगा। और उस दिन मैंने डिसाइड भी कर लिया कि मैं किसी हॉन्टेड, पहले मुझे लगा था कि चलो हॉन्टेड लोकेशन पे चलेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, करना ही नहीं है। वो हाँ। अपनी जो सिक्स सेंस है ना बोल देती कि नहीं ये नहीं करना, बस और कुछ भी कर लो। मैं तो अभी भी वो करता हूँ, आप पता नहीं इसमें मानते हो या कराते हो, मैं तो हर हफ्ते अपनी नजर उतरवाता हूँ। हाँ मैं तो हनुमान जी का वो है, हाँ। संभाल के हाँ, वो रखता हूँ, आप साधना जो सिंपल है मेरा, वो तो उनका कुछ भी नहीं है, और कुछ नहीं करता मैं ऑनेस्टली स्पीकिंग। बस जहां भी रहता है वो एक ही सहारा है। कोई पहाड़ों का किस्सा पता है आपको? पहाड़ों का एक मेरा जो दोस्त था, मैं पता था अविनाश, उसके साथ हुआ था मनाली, वो बुलेट से जाता था, उसको बहुत शौक था। तो एक दिन रात को 2 बजे के आसपास उनका पूरा ग्रुप ट्रैवल कर रहा था। तो ये बहुत सारे लोगों के साथ हुआ है, आपने भी सुना होगा। तो ऐसे गुजर रहे थे, तो एक जैसे मोड़ आता है ना, तो मोड़ पे एक हस्बैंड वाइफ खड़े हुए थे, ऐसे एक आदमी और एक औरत पेड़ के पास में। तो ऐसे एक राउंड घूमे, फिर नीचे जाते हैं, फिर एक और राउंड आता है, तो वो पहुंचे और वापस से वही लोग नीचे वाले राउंड पर भी उस पे खड़े हुए थे। तो 3 बार उनको वो लोग दिखे, सेम जगह खड़े हुए, जगह सेम पे लूप। मनाली ले हाईवे तो कुछ है वहां पे, कुछ तो वहाँ है, बहुत इतने सारे सारे लोगों के किस्से। एक्सपीरियंस हाँ। है। चलिए, थैंक यू सो मच प्रिंस सर, थैंक यू वेरी मच, मजा आया, बहुत मजा आया, बहुत अच्छा लगा। और थैंक यू कोटा से दिल्ली आने के लिए, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। तो दोस्तों, अगर आपको ये पॉडकास्ट अच्छा लगा तो खूनी मंडे को जरूर से सब्सक्राइब कर लेना, और साथ ही चेकआउट करना प्रिंस सर का चैनल, जहां वो सुनाते हैं अपने हॉरर किस्से। और हाँ, जहां हॉरर किस्सों की बात आई, वहां हम बात कर रहे हैं हॉरर कॉन की, एक ऐसा दिन जहां हम हॉरर को सेलिब्रेट करने वाले हैं। 26 अक्टूबर को पहली बार इंडिया में हो रहा है हॉरर कॉन, दिल्ली में, जहां हम हॉरर से रिलेटेड बहुत सारे क्रिएटर्स, स्टोरी टेलर्स मौजूद होंगे और आपसे खूब सारी बातचीत करेंगे। तो जल्दी से डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दी गई लिंक से अपने टिकट्स बुक करा लो, और मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए पॉडकास्ट के साथ। और अगर आप कहीं घूमने का प्लान कर रहे हो तो यूज करो फ्यूजन फ्लाई। बेस्ट फ्लाइट के रेट्स और एकदम बढ़िया कस्टमर सर्विस दोनों मिलती है फ्यूजन फ्लाई पर। यूज करो हमारा कूपन कोड टू गेट द बेस्ट डिस्काउंट्स।